प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 571 आगे बढ़ो। जब से दक्षिण सम्राट गोविंद और उत्तर सम्राट कबीर ने नियम बनाए थे, तब से कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता था कि क्या वाकई कोई अंदर गया भी है या नहीं। और तो और नवनाग खंडहर में आखिर क्या राज छुपा है, यह आज भी एक पहेली ही बना हुआ है। हम कुलपति मुरारी समझ गए कि रणवीर क्या कहना चाहता है और एक पल के लिए हिचकिचाए। अगर कोई वाकई उस दिव्य नाग शून्य में सफलतापूर्वक घुस चुका है तो उनका यहाँ रुकना महामूर्खता होगी। तभी अचानक छवि लूथरा के माथे पर बल पड़ गए और उसके मुंह से दर्द भरी कराह निकल गई। क्या हुआ? सबने घबरा कर पूछा। छवि ने अपना हाथ उठाया और आस्तीन ऊपर की। उसकी दूध जैसी सफेद बांह पर एक खूनी घाव था जो सड़ रहा था और उसके आसपास की त्वचा काली पड़ चुकी थी। इसे पहले किसी नुकीले दांतों वाले जीव ने काटा था और लगता है जहर फैल गया है, रणवीर ने कहा और तुरंत छवि की नब्ज जांचने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। नब्ज देखते ही उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। छवि का खून एक बेहद खतरनाक जहर से भर गया है जो तेजी से उसकी नाड़ियों को गला रहा है। इतना भयानक जहर! रणवीर थोड़ा हैरान था और उसने बिना वक्त गंवाए संजीवनी विद्या का इस्तेमाल किया। सन 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 कई चांदी की सुइयां हवा में लहराईं और शरीर के महत्वपूर्ण बिंदुओं को भेद गईं। फिर उसने तुरंत अपनी प्राण शक्ति का इस्तेमाल कर छवि के शरीर से जहर बाहर निकालने में मदद की। थोड़ी देर बाद छवि को आखिरकार कुछ राहत महसूस हुई और उसके चेहरे की रंगत काफी बेहतर हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर भाई, छवि ने कृतज्ञता से कहा। शुक्रिया अभी बहुत जल्दी है। रणवीर की भौहें अभी भी तनी हुई थीं। जहर बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। मैंने संजीवनी सुइयों से नाड़ियों को सील कर दिया है ताकि जहर आगे न फैले, लेकिन जो जहर पहले ही फैल चुका है उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं निकाला जा सकता जब तक कि कुछ विशेष गोलियां न दी जाएं। लेकिन उन गोलियों को बनाने में वक्त लगेगा और मुझे डर है कि तुम तब तक टिक नहीं पाओगी। ये सुनकर कुलपति मुरारी और समीर नारंग का दिल बैठ गया। अगर संजीवनी विद्या भी कम समय में जहर को बेअसर नहीं कर सकती तो यह वाकई खौफनाक है। मालिक, लगता है हमारे जख्म भी उभर आए हैं, विक्रम अचानक बोल पड़ा। करण और बाकी सबके चेहरों पर भी दर्द साफ झलक रहा था। अपनी आस्तीनें और पैंट ऊपर करो। जहां जहां उन नुकीले दांतों वाले जीवों ने काटा था वे सभी जगहें सड़ने लगी थीं और काली पड़ गई थीं। बहुत बुरा हुआ। ये देखते ही रणवीर ने तुरंत फैसला लिया और संजीवनी सुइयों का इस्तेमाल कर सबकी नाड़ियों को सील कर दिया ताकि जहर और न फैले। लेकिन छवि की तरह इनके शरीर से भी जहर को पूरी तरह खत्म करने के लिए खास तरह की गोलियों की जरूरत थी। रणवीर बेटा, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? कुलपति मुरारी ने बेचैनी से पूछा। जिन्होंने इन्हें काटा है वे यहीं रहने वाले बेहद जहरीले जीव हैं। मेरे मेडिकल ज्ञान के अनुसार इनका तोड़ यानी एंटीडोट आसपास ही होना चाहिए। बहुत मुमकिन है कि वह नवनाग खंडहर के अंदर हो। अगर अंदर जाना मुश्किल हुआ और हम सीधे निकल गए तो मुख्य भूमि पर लौटकर गोलियां बनाने का तरीका खोजने में बहुत समय बर्बाद हो जाएगा और उसमें कई खतरे भी हैं। रणवीर ने समझाया। जान बचाना पहली प्राथमिकता है। चलो जल्दी खंडहर के अंदर चलते हैं। कुलपति मुरारी ने तुरंत फैसला सुनाया। ठीक है, रणवीर ने भी सिर हिलाया। जैसे ही वे निकलने वाले थे, अचानक उनकी आंखों के सामने से एक ठंडी चमक गुजरी और पल भर में खंडहर की गहराइयों में गायब हो गई। वह क्या था? क्या वाकई कोई नवनाग खंडहर में घुस गया है? सबके सब हक्के बक्के रह गए। लगता है हमारी किस्मत में अंदर जाकर खुद देखना ही लिखा है, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा।
चलो। उसके बोलने के बाद सबने सिर झुकाया और आगे बढ़ गए। समुद्र के पानी का दबाव न होने के कारण सब तेजी से आगे बढ़े, समुद्र की तलहटी को पार करते हुए जहां प्राचीन इमारतें पीछे छूटती जा रही थीं। वे एक ही सांस में कई 100 मीटर तक उसका पीछा करते रहे और वह रोशनी फिर दिखाई दी। वह इतनी तेज थी कि देखना नामुमकिन था कि वह क्या चीज़ है, जैसे जानबूझकर सबका ध्यान खींचने के लिए डिज़ाइन की गई हो। आखिर वह भला है क्या? सबकी जिज्ञासा और बढ़ गई और उन्होंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। जल्द ही वे पानी के नीचे एक घाटी में पहुंच गए। दोनों तरफ खड़ी चट्टानें थीं और चट्टानों के बीच एक पत्थर का बीम था। वह विशाल था, जैसे कोई सोता हुआ पत्थर का अजगर जो दोनों सिरों को जोड़ रहा हो। इस दरवाजे को पार करते ही हम खंडहर के अंतिम दायरे में पहुंच जाएंगे, रणवीर ने कहा और आगे बढ़कर रास्ता दिखाया। बात सिर्फ उस रोशनी का पीछा करने की नहीं है। छवि, विक्रम, करण और बाकी सब बुरी तरह घायल थे। भले ही रणवीर ने चांदी की सुइयों से उनके एक्यूपंक्चर पॉइंट सील कर दिए थे, लेकिन जहर फैल रहा था और उन्हें बचाने का रास्ता तुरंत खोजना जरूरी था, वरना बहुत बड़ा खतरा है। ये तो तब था जब उसने दखल दिया, वरना वे मिनटों में मर जाते। सन पूरा समूह पलक झपकते ही घाटी में दाखिल हो गया। धड़ाम, जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक जोरदार धमाका हुआ। पत्थर का बीम नीचे गिरा और वापसी का रास्ता निकल गया। अरे नहीं, यहाँ तो जाल है। सब लोग निकलो यहाँ से, रणवीर जोर से चिल्लाया। किसी ने भी वक्त बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की और सब तेजी से आगे भागे। लेकिन ठीक उसी पल घाटी के दोनों ओर खड़ी ऊंची पत्थर की मूर्तियों में जैसे जान आ गई, जैसे किसी ने कोई स्विच दबा दिया हो। कड़क कड़क, पल भर में ही धमाकों की झड़ी लग गई। मालिक, ये पत्थर की मूर्तियां जिंदा हो गई हैं, विक्रम हैरानी से चिल्लाया। सबके चेहरों पर दहशत छा गई, क्योंकि कई तरह की आवाजें करने के बाद वह पत्थर का आदमी, जो 10 फीट से भी ज्यादा ऊंचा था, अपने हाथ पैर चलाने लगा। ये कठपुतली पाषाण मानव जरूर किसी तांत्रिक विद्या से बनाया गया होगा। हमारे यहाँ आते ही वे सतर्क हो गए हैं, रणवीर ने कहा। हफ, पलक झपकते ही एक पत्थर का आदमी एक कदम आगे बढ़ा और लपका। उसने सबको मारने के लिए अपनी मुट्ठी उठा ली। उसकी वह खौफनाक मुट्ठी, जिससे भयानक आभा निकल रही थी, उसने शून्य को भी चकनाचूर कर दिया। बाप रे, ये तो कमाल है, सब चिल्ला उठे। हफ, रणवीर ने भी जवाब में एक घूंसा मारा। बैंग, अचानक एक कान फोड़ देने वाला धमाका हुआ, जिससे भयानक ऊर्जा निकली। धड़ाम, पत्थर के आदमी का हाथ तुरंत चकनाचूर हो गया और उसका शरीर बुरी तरह पीछे जा गिरा। लेकिन वह विस्फोट नहीं हुआ, इसलिए खतरा अभी भी बना हुआ है। एक धूम की आवाज के साथ इस हमले के बाद रणवीर एक कदम पीछे लड़खड़ाया और उसके पैर जमीन में गहरे धंस गए। मालिक, विक्रम और बाकी सब सन्न रह गए। इस पत्थर के आदमी की लड़ने की ताकत बहुत ज्यादा है। उसने मालिक को भी एक कदम पीछे धकेल दिया। मैं ठीक हूँ, रणवीर ने कहा। उनके चेहरों पर भी सदमे के भाव थे। इस पत्थर के आदमी की ताकत लगभग एक सामान्य शक्ति अधिपति स्तर के योद्धा के बराबर है। वह बाहर तमस दूत से काफी देर तक लड़ता रहा था और उसने अष्टदिशा विध्वंसक मुख का इस्तेमाल किया था, जिसमें उसकी बहुत सारी प्राण शक्ति खर्च हो गई थी। बाद में बैरियर तोड़ने के लिए उसने जबरदस्ती फिर से उसी मुके का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी और भी ज्यादा प्राण शक्ति खर्च हो गई। इस वक्त उनकी ताकत उनके चरम के मुकाबले लगभग 1/3 कम हो चुकी है। पत्थर के आदमी का हाथ तोड़ पाना ही अपने आप में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, शक्ति अधिपति स्तर के बराबर। रणवीर की बात सुनकर सबकी सांसें अटक गईं। ये तो भयानक है, एक पत्थर का पुतला इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? धूम धूम धूम, जैसे ही सब सदमे में थे, चारों दिशाओं से हवा को चीरती हुई आवाजें आईं। करीब 100 पत्थर के आदमी एक साथ हम पर टूट पड़े। हिस, विक्रम और बाकी सब पल भर में दहशत से भर गए। क्या ये सैकड़ों आला दर्जे के उस्तादों के बराबर नहीं होगा? हम भला उनका सामना कैसे कर पाएंगे? इन पत्थर के आदमियों से निकलती खौफनाक आभा ही यह महसूस कराने के लिए काफी थी कि उन्हें रोका नहीं जा सकता, जैसे साक्षात यमदूत और असुर धरती पर उतर आए हों। अध्याय 572, खतरा। भागो, रणवीर ने तुरंत दहाड़ लगाए। उसने फौरन फैसला लिया और सबको वहां से ले जाने के लिए आगे बढ़ा। मजाक है क्या? सैकड़ों पत्थर के आदमी जो शक्ति अधिपति स्तर के बराबर हैं, कौन उनका सामना कर सकता है? इस समूह में सिर्फ वही शक्ति अधिपति स्तर पर था और अब उसके पास बहुत कम प्राण शक्ति बची थी। कुछ को संभालने के लिए ये काफी है, लेकिन सैकड़ों से निपटना तो नामुमकिन है। सन सबने अपनी रफ्तार की सीमा तोड़ दी और रणवीर के पीछे पीछे उड़ते हुए आगे बढ़े। गनीमत थी कि ये पत्थर के आदमी बहुत तेज नहीं थे और रणवीर पल भर में निकल गया। लेकिन कुछ ही पलों बाद रणवीर और उसका समूह हक्का बक्का रह गया। घाटी के अंत में एक विशाल पत्थर के बीम ने रास्ता रोक रखा था। ये दर्जनों मीटर ऊंचा खड़ा था, जैसे यहाँ कोई दीवार खड़ी हो। ऊपर चलो, रणवीर चिल्लाया और सबको लेकर तेजी से फिर से उड़ान भरी। जैसे ही वे आकाश में ऊंचाए,
पर पहुंचे, अचानक प्रकाश की एक किरण ने उन्हें नीचे दबा दिया। अरे नहीं, हवा में कोई व्यूह रचना हमारा रास्ता रोक रही है। रणवीर का दिल बैठ गया। भगवान न करे कि आज मैं यहीं मारा जाऊं। अनन्या और रूही का क्या होगा? रुद्रधाम में मेरे भाइयों का क्या होगा? अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। उस एक पल में अनगिनत ख्याल दिमाग में कौंध गए। धूम धूम धूम, पलक झपकते ही सैकड़ों पत्थर के आदमी वहां आ धमके। उनकी मौजूदगी ही हद से ज्यादा डरावनी थी। मेरे साथ मिलकर मारो इन्हें। रणवीर तुरंत शेर की तरह दहाड़ा। उसकी आवाज किसी ड्रैगन की गर्जना जैसी थी, जिससे पूरी घाटी थर्रा उठी। मारो मारो मारो। विक्रम और बाकी सब ने भी जवाब दिया और रणवीर की अगुवाई में पत्थर के आदमियों से सीधी भिड़ंत हो गई। धड़ाम। रणवीर ने एक जोरदार मुक्का मारा, जो सामने खड़े एक पत्थर के आदमी पर लगते ही एक भयानक शॉकवेव पैदा कर गया, जिसने आसपास के दर्जनों पत्थर के आदमियों को अपनी चपेट में ले लिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। पल भर में ही सारे पत्थर के आदमी पीछे धकेल दिए गए, और वह पत्थर का आदमी जिसे मुक्का लगा था, चटक, उसका हाथ तुरंत चकनाचूर हो गया और उसकी छाती पर अनगिनत दरारें पड़ गईं। सड़र। फिर रणवीर ने तलवार का एक वार किया। बैंग। घायल पत्थर का आदमी तुरंत बिखर गया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। तभी कुलपति मुरारी और उनके 2 शिष्य विक्रम, करण, लोहित, शीतल, हिमानी और छाया संप्रदाय के दर्जनों शिष्यों की पत्थर के आदमी से भिड़ंत हो गई। पफ पफ पफ। पल भर में सब ने खून की उल्टियां की और उनके शरीर हवा में उड़ गए। हम उन्हें रोक नहीं सकते। पत्थर का गोलेम मूर्ति बहुत ताकतवर है। यह ऐसा था जैसे अनगिनत उल्कापिंड बरस रहे हों। वह अदम्य शक्ति सब कुछ बहा ले जा रही थी। कुलपति मुरारी ने भी बड़ी मुश्किल से उन्हें रोके रखा। यहाँ तक कि समीर नारंग, जिसके पास भी शक्ति ब्रह्म स्तर की साधना थी, लेकिन केवल मामूली स्तर की, वह भी पीछे हट गया। उसके शरीर के भीतर उसका खून और प्राणवायु बेतहाशा उफान मारने लगे। छवि। विक्रम और बाकी लोगों की तो बात ही छोड़िए, जिन्हें नुकीले दांतों वाले जीवों ने काटा था और वे जहरीले हो गए थे, जिससे उनकी लड़ने की क्षमता कम हो गई थी। पत्थर के गोलेम के हमले से शून्य में खून के छींटे उड़ गए और वे लगभग मर ही गए थे। धूम धूम धूम। ये पत्थर के आदमी, जिनमें कोई भावना नहीं थी, अपना हमला जारी रखे हुए थे। सारे घायल हमारे पीछे आ जाओ। रणवीर तुरंत चिल्लाया। हम अब किसी को भी लड़ने नहीं दे सकते, वरना वे किसी भी पल मर सकते हैं। चूंकि हम साथ आए हैं, तो हमें जो भी मुसीबत आए उसका सामना साथ ही करना होगा। छवि ने दृढ़ता से कहा। अपने कमजोर शरीर को सहारा देने के लिए संघर्ष करते हुए वह लड़ने के लिए तैयार हो रही थी। विक्रम और बाकी लोग बिल्कुल पीछे नहीं हटे और जोर से चिल्लाए, हम अपने मालिक के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। शीतल और हिमानी, छाया संप्रदाय के सदस्यों के साथ, उन्होंने भी चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया। यह एक आदेश है, रणवीर जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज में अधिकार था। लेकिन विक्रम और बाकी सब हिचकिचाए। पल भर में पत्थर के आदमियों के एक समूह ने फिर से हमला कर दिया। बिना एक शब्द कहे रणवीर ने अपनी तलवार खींची और टूट पड़ा। अगर मदद करना चाहते हो तो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। रणवीर चिल्लाया। जी। विक्रम और बाकी सब तुरंत मान गए और फिर काम पर लग गए। रणवीर के बोलने के बाद उसने पत्थर के आदमियों के समूह से लड़ना शुरू कर दिया था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। टकराने की जोरदार आवाजें लगातार आ रही थीं। उनके साथ लड़ रहे थे कुलपति मुरारी और समीर नारंग। बाकी लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। हालांकि रणवीर और उसके कुछ साथी इन पत्थर के आदमियों को रोकने के लिए काफी नहीं थे। देखते ही देखते कुलपति मुरारी और समीर नारंग दोनों घायल हो गए और उनके चेहरे पीले पड़ गए। सिर्फ रणवीर ही मुख्य ताकत के रूप में बचा था और वे जिद पर अड़े हुए प्रतिरोध करते रहे। वह पहले ही 5 पत्थर के आदमियों को ढेर कर चुका है। ये लड़ने की ताकत बस राक्षसी है। अगर उनके पास अभी भी अष्ट दिशा विध्वंसक मुक्का चलाने की ताकत होती तो उन्होंने और भी ज्यादा मारे होते। कितना अफसोसनाक है मालिक, यहाँ बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। विक्रम चिल्लाया। ये सुनकर रणवीर के माथे पर बल पड़ गए। हमें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा और ये पत्थर के आदमी हमें रोक नहीं पा रहे। क्या हम सच में यहाँ मरने वाले हैं? ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। ये पत्थर के आदमी लगातार हमले कर रहे थे और किसी को भागने न देने के लिए उन्होंने विक्रम और बाकी लोगों पर भी हमला कर दिया। ऐसा लगता है जैसे वे घाटी में घुसने वाले हर शख्स को मार डालना चाहते हैं। पफ पफ पफ। विक्रम और उसके साथी उनका मुकाबला नहीं कर पाए। पत्थर के गोलेम से टकराते ही वे हवा में उड़ गए। मारो। रणवीर ने बिना रुके हमला किया, जैसे वह पागल हो गया हो। फिर भी इसे झेलना मुश्किल था। धड़ाम। एक मौका ऐसा आया जब उसे अचानक एक पत्थर के आदमी ने पीछे से मुक्का मारा। पू। उसने पल भर में खून की एक उल्टी कर दी और तेजी से पीछे की ओर उड़ गया। धड़ाम। आखिरकार वह जमीन पर गिरा। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। लगातार भीषण लड़ाइयों के बाद उसके पास सच में अब ज्यादा अंदरूनी ताकत नहीं बची थी।
ये पत्थर की मूर्तियां मारने वाली मशीनों जैसी थीं। जैसे ही रणवीर जमीन पर गिरा वे फिर से उस पर लपके। तभी शीतल ने फुर्ती दिखाई और रणवीर को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन शीतल ने यह नहीं देखा कि जिस पल वह हिली उसे तुरंत कई पत्थर के आदमियों ने देख लिया। ध्यान से, रणवीर ने कड़े स्वर में चिल्लाया और जबरदस्ती शीतल के सामने खड़ा होने के लिए आगे बढ़ा। सब कुछ नजरअंदाज करते हुए वे पत्थर की मूर्तियों की ओर दौड़ पड़े। यह अपने शरीर का इस्तेमाल करके पत्थर के आदमी के हमले को झेलना था, बिना अंजाम की परवाह किए। रणवीर छाया संप्रदाय और रुद्रधाम के हर व्यक्ति को अपने भाई बहन जैसा मानता था। इसलिए जब उसने देखा कि शीतल उसे बचाने के लिए खतरे में है तो उसने एक बार भी नहीं सोचा और तुरंत दौड़ पड़ा। धूम! रणवीर ने एक शक्तिशाली वार किया और कई पत्थर के आदमियों के साथ उसकी भिड़ंत हुई। पफ पफ! उसने मुंह खोला और खून की एक बड़ी उल्टी की। उसका चेहरा मुर्दे जैसा पीला पड़ गया। गुरुजी! शीतल आश्चर्य से चिल्लाए। जल्दी करो! रणवीर चिल्लाया। शीतल ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन रणवीर ने उसे रोक दिया। निकलो यहाँ से! उसने जोरदार आदेश दिया और अपने बड़े हाथ से शीतल को दूर धकेल दिया, क्योंकि कई और पत्थर के आदमियों ने मौका देखकर हमला कर दिया था। मालिक! गुरुजी! विक्रम समेत कई नागराजा और साथ ही हिमानी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। रणवीर बेटा! कुलपति मुरारी ने भी जल्दी से पुकारा। बिना जरा सी भी हिचकिचाहट के सब जाने के लिए तैयार हो गए। वहीं रुको, कोई पास मत आना, मैं थोड़ी देर और रोक सकता हूँ, तुम लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते रहो। एक जोरदार दहाड़ लगाने के बाद रणवीर सीधा पत्थर की मूर्तियों पर टूट पड़ा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी प्राण शक्ति को इकट्ठा किया। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक रहा था। जैसे ही वे टकराने वाले थे, एक हैरान कर देने वाला नजारा सामने आया। अध्याय 573 खंडहर की गहराई में, जहां सारे राज छुपे हैं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! इस पल सारी पत्थर की मूर्तियां जैसे किसी ताकत के हमले का शिकार हुईं और वे सब एक साथ फट पड़ीं। बचे हुए 90 से ज्यादा पत्थर के आदमी जिन्हें रणवीर ने काटा था, वे सब एक ही झटके में फट गए और पल भर में धूल बन गए। रणवीर की नजरें तेज हो गईं और उसने तुरंत अपना हमला रोक दिया। कुलपति मुरारी और बाकी लोग, विक्रम और उसके साथी, शीतल और उसकी सहेलियां, सब ने इस पल अपनी आंखें फाड़ लीं। क्या हुआ? ये ताकतवर पत्थर की मूर्तियां अपने आप एक पल में कैसे फट गईं? सबके मन में हैरानी और शक भर गया। क्या कोई और भी बड़ा खतरा हो सकता है? जल्द ही सारे पत्थर के टुकड़े बिखर गए। बूम! एक और भी जोरदार धमाका हुआ और सबने मुड़कर देखा। पत्थर का बीम टूट गया है। सब एक पल के लिए सन्न रह गए, फिर बहुत उत्साहित हो गए। जो मुसीबत एक सेकंड पहले थी, वह अगले ही सेकंड गायब हो गई, जिससे सबको ऐसा लगा जैसे वे किसी आपदा से बच निकले हों। कुलपति मुरारी, क्या आप जानते हैं कि क्या हो रहा है? रणवीर ने जल्दी से पूछा। मुझे भी नहीं पता। ये घाटी एक भूल भुलैया जैसी है और मैंने गलती से कोई स्विच दबा दिया और यह अचानक खुल गया। कुलपति मुरारी ने सिर हिलाते हुए कहा। रणवीर भी पूरी तरह चकरा गया था और कुछ समझ नहीं पा रहा था। शुक्रिया गुरुजी, शीतल ने अचानक कहा। उसके बर्फीले चेहरे पर अपराध बोध की एक झलक थी। वह गुरुजी की मदद करना चाहती थी, लेकिन अंत में गुरुजी ने ही नाजुक मौके पर उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। ये तो मेरा फर्ज था, इतनी औपचारिकता मत दिखाओ। अच्छा है कि सब ठीक हैं। रणवीर ने बात को टालते हुए कहा। मालिक, लगता है कि सब हिम्मत हारने वाले हैं, विक्रम ने दांत पीसते हुए कहा। रणवीर को तब एहसास हुआ कि लड़ाई ने जहर के असर को और बढ़ा दिया था और उनके चेहरे पूरी तरह काले पड़ चुके थे। अरे नहीं, तुमने अपनी प्राण शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे जहरीली गैस और तेजी से फैल गई। रणवीर तुरंत बहुत चिंतित हो गया। हमें फौरन कोई काट ढूंढनी होगी। इसलिए इस बात की परवाह किए बिना कि पत्थर की मूर्तियां क्यों गायब हो गईं, वह तेजी से सबको लेकर आगे बढ़ा। घाटी से निकलने के बाद सब अचानक रुक गए। क्या ये नवनाग खंडहर की गहराई है? इस वक्त समूह ने ज्यादा दूरी तय नहीं की थी कि वे एक विशाल चौक में पहुंच गए और चारों ओर हैरानी से देखने लगे। वहां 2 विशाल पत्थर के नाग उस जगह को घेरे हुए थे। पूंछ जमीन पर, शरीर सीधा खड़ा और नाग का फन आसमान की ओर। पिछले 7 पत्थर के नागों के विपरीत ये 2 पत्थर के नाग न केवल अपनी सीधी मुद्रा बनाए हुए थे, बल्कि पूरी तरह सुरक्षित भी थे। 1 किलोमीटर लंबी लंबाई में फैले ये चौक के चारों ओर ऊंचे खड़े थे, लगभग आसमान को छूते हुए, जो वाकई एक शानदार नजारा था। इसके अलावा इन 2 दिव्य नागों के खुले मुंह से धुंधली ऊर्जा की एक लगातार धारा निकल रही थी, जो पूरे चौक को भर रही थी। ये जगह गुलाबी रोशनी में नहाई हुई थी और एक अलौकिक माहौल से भरी थी। ये तो प्राण शक्ति है, कुलपति मुरारी अचानक आश्चर्य से चिल्ला उठे। प्राण शक्ति? रणवीर ने हैरानी से पूछा। इसका क्या मतलब है? तथाकथित प्राण शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की एक शुभ शक्ति है, लेकिन ये बेहद दुर्लभ है। मैंने इसके बारे में केवल कुछ प्राचीन किताबों में पढ़ा है।
एक आध्यात्मिक संचलन की कला भी होती है जो प्राण शक्ति की साधना से जुड़ी एक तकनीक है। हालांकि प्राण शक्ति बहुत कम है और यह केवल कुछ खास जगहों पर ही मौजूद होती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतनी भरपूर प्राण शक्ति मिलेगी। कुलपति मुरारी की बात सुनने के बाद रणवीर की आंखें अचानक चमक उठीं। नवनाग खंडहर, इसमें खंडहर का मतलब है पतन और वीरान। क्या ये वह आखिरी जगह हो सकती है जहाँ प्राण शक्ति खत्म हो रही है? इस तरह से सोचें तो घाटी के बाहर गिरे हुए 7 पत्थर के नाग शायद इंसानों के हाथों नष्ट नहीं हुए थे, बल्कि प्राण शक्ति के खत्म होने के कारण वे प्राकृतिक रूप से ढह गए। जहां तक उस बैरियर को बनाने और खौफनाक पत्थर के आदमियों से भरी उस घाटी का सवाल है, वह जरूर आखिरी 2 पत्थर के नागों की रक्षा के लिए होगा। जैसे ही रणवीर यह सोच रहा था, उसकी आंखों के सामने से अचानक एक ठंडी चमक गुजरी। ये वही ठंडी चमक थी जो जानबूझकर हमें यहाँ लाई थी। रणवीर ने अपनी नज़र घुमाई और तुरंत उसका पीछा करने निकल पड़ा। पल भर में उसने खुद को प्लाजा के बीचों बीच एक विशाल पत्थर के चबूतरे पर पाया। इस पल अपने हाथ के एक वार से उसने अचानक उस ठंडी रोशनी को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। यह एक तेज धार तलवार है। उससे एक तेज सफेद रोशनी निकल रही थी। उसकी धार हड्डियों तक को जमा देने वाली थी। तलवार को पकड़ते ही रणवीर को एक भयानक ठंडक महसूस हुई, जिसमें एक तीखी आभा मिली हुई थी जो लगभग उसके दिल को भेद रही थी। ये तो तलवार की नियत है, रणवीर आश्चर्य से चिल्लाया। दूसरे शब्दों में, कोई इस तलवार को नियंत्रित नहीं कर रहा, बल्कि ये तलवार में मौजूद तलवार की नियत ही है जो इसे इतनी आज़ादी से चला रही है। ये तो कमाल है। आमतौर पर केवल जब कोई तलवारबाज तलवार की नियत में महारत हासिल कर लेता है, तभी तलवार की धार उस नियत को बाहर निकालती है जब वह तलवारबाजी करता है। वह तलवार जिसे कोई नहीं चला रहा, वह अपने आप तलवार की नियत रखती है। ये तो कुदरत के नियमों को चुनौती देने जैसा है। ये पहली बार था जब रणवीर का सामना ऐसी स्थिति से हुआ था। किस्सों में सुनी तलवार की आत्मा भी इसके आगे कुछ नहीं। जैसे ही वह सन्न रह गया, लंबी तलवार झंझनाई और लगभग छूटकर निकल ही गई थी। धूम! रणवीर ने तुरंत अपनी शक्तिशाली प्राण शक्ति छोड़ी और तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। संघर्ष के बाद तलवार आखिरकार शांत हो गई। उसकी चमकदार रोशनी काफी कम हो गई, जैसे कोई पालतू जानवर बन गई हो। रणवीर ने धीरे से तलवार को अपनी आंखों के सामने घुमाया। उसकी नज़र तुरंत ब्लेड के ऊपरी हिस्से पर टिक गई। वहां 2 छोटे सील स्क्रिप्ट अक्षर खुदे हुए थे। जी! रणवीर का दिल धड़क उठा। क्या ये तलवार भी प्राचीन गुप्ता परिवार से हो सकती है? गुप्ता के नीचे एक और अक्षर है, हिम, लेकिन ये दोनों अक्षर जुड़े हुए नहीं हैं। बीच में एक बिंदु है। अक्षर जी बताता है कि वह व्यक्ति गुप्ता परिवार से आता है। जहां तक हिम अक्षर का सवाल है, चून की जी पहचान दर्शाता है, तो हिम शायद तलवार का नाम दर्शाता है, इसलिए इसे हिम तलवार कहा जाता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये तलवार भी उसी टोकन के मालिक की है। जैसे ही रणवीर सोच रहा था, धूम! अचानक उनके पैरों के नीचे पत्थर के चबूतरे से एक दबी हुई आवाज आई, जिसके बाद रहस्यमयी शक्ति का एक विस्फोट हुआ। पल भर में प्रकाश की एक किरण आसमान में उठी और उसके शरीर को पूरी तरह से ढक लिया। मालिक! विक्रम चिल्लाया, अपने शरीर में जहर के असहनीय दर्द को सहते हुए, और तुरंत आगे बढ़ा। नतीजतन वे पत्थर के चबूतरे के सामने केवल 10 मीटर की दूरी पर खड़े थे। धड़ाम! उसे एक शक्तिशाली बल ने तुरंत दूर उड़ा दिया। कुलपति मुरारी ने फुर्ती दिखाई और तुरंत विक्रम के पीछे आ खड़े हुए। उन्होंने विक्रम के शरीर को संभालने के लिए जल्दी से अपना बड़ा हाथ बढ़ाया, साथ ही उसके भीतर उफनते खून और प्राण वायु को शांत करने के लिए प्राण शक्ति का एक झोंका छोड़ा। चिंता मत करो। क्या आप चिंतित नहीं हैं? हमारे मालिक खतरे में हैं, विक्रम ने जोर देकर कहा। नहीं, कुलपति मुरारी ने सिर हिलाया। उनकी नज़र पत्थर के चबूतरे पर टिकी थी। रणवीर को जरूर कोई बहुत बड़ा वरदान मिला है। वरदान मिला है? विक्रम ने हैरानी से पूछा। बाकी लोग भी हैरान दिखे। जैसे ही सब सोच रहे थे, रणवीर को घेरने वाली रोशनी में अचानक एक दृश्य दिखाई दिया। स्क्रीन पर जो नजारा था वह नवनाग खंडहर के अंदर का था, जहां सब खड़े थे। एक व्यक्ति ने नीला चोला पहना था और दूसरे ने सफेद चोला। दोनों पुरुष ऊंचे और सीधे खड़े थे, जैसे सर्वोच्च देव राजा हों, और उनसे असाधारण आभा निकल रही थी। नीले चोले वाले व्यक्ति ने कहा, तथ्य यह है कि हमने इस दृश्य को प्रकट किया है। इसका मतलब है कि किसी ने परीक्षा पास कर ली है और सफलतापूर्वक नवनाग खंडहर में प्रवेश कर लिया है। लेकिन इसका मतलब कुछ निराशाजनक भी है। खंडहर में खड़े अंतिम 3 दिव्य नाग अब शायद ज्यादा प्राण शक्ति नहीं छोड़ रहे होंगे। ठीक है, तुम्हें कुछ जरूरी बात कहनी चाहिए, वरना हमारी ताकत के साथ हम फुटेज को बहुत देर तक सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, सफेद चोले वाले व्यक्ति ने आग्रह किया। ठीक है, चूंकि ऐसी बात है, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, नीले कपड़े वाले व्यक्ति ने कहा, जैसे वह कोई बहुत बड़ा राज खोलने वाला हो। अध्याय 574, 9 नागों का मिलन, राष्ट्र का भाग्य।
क्या वे दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट हो सकते हैं? इस पल रणवीर, कुलपति मुरारी और बाकी सब इस नज़ारे को देखकर सदमे में आंखें फाड़े खड़े थे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। हरे चोले वाले व्यक्ति ने धीरे से कहा, हम दोनों आज यहाँ आए और अनजाने में नवनाग खंडहर के रहस्यों को खोज निकाला। ये वह जगह है जहाँ 9 नाग नदियाँ समुद्र में मिलती हैं और यह आर्यावर्त की सारी प्राण शक्ति का स्रोत भी है। हालांकि प्राण शक्ति बिखर गई है। आर्यावर्त की समृद्धि की रक्षा के लिए किसी ने इस जगह पर प्राण शक्ति को सील करने के लिए 9 दिव्य नागों को खड़ा किया, ताकि आर्यावर्त की आखिरी बची हुई प्राण शक्ति को बनाए रखने की पूरी कोशिश की जा सके। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, प्राण शक्ति कम होती गई। जब हम पहुंचे तो 6 दिव्य नाग पूरी तरह ढह चुके थे, एक ढहने की कगार पर था और केवल 2 ही सुरक्षित बचे थे। इसलिए हम दोनों ने इस जगह की सुरक्षा के लिए एक बैरियर बनाया और साथ ही हमने 2 सुरक्षित मूर्तियों और उस एक मूर्ति में जो ढहने वाली थी थोड़ी ऊर्जा डाली, इस उम्मीद में कि कुछ समय मिल जाए ताकि नवनाग खंडहर इतनी जल्दी सूख न जाए। हमने फैसला किया है कि यहाँ से निकलने के बाद हम तुरंत प्राचीन लोक जाएंगे ताकि प्राण शक्ति के खत्म होने का कारण ढूंढ सकें और आर्यावर्त के लिए भविष्य का रास्ता खोज सकें। लेकिन हमने सबसे खराब स्थिति के लिए भी योजना बनाई है। अगर हम किसी कारण से वापस नहीं आ पाते हैं तो नवनाग खंडहर अंततः एक बंजर भूमि बन जाएगा। नीले कपड़े वाले व्यक्ति ने उदासी के साथ कहा। रणवीर और बाकी सब पूरी तरह सन्न थे, उनके चेहरों पर गहरा सदमा था। वीडियो में उस आदमी ने सब कुछ बता दिया जिसने सीधे तौर पर नवनाग खंडहर के सबसे बड़े रहस्य को सुलझा दिया। बिल्कुल चौंकाने वाला। थोड़ा रुकने के बाद नीले कपड़े वाले व्यक्ति ने आगे कहा, तो इस दिन की तैयारी के लिए हमने कुछ आकस्मिक योजनाएं भी बनाई हैं। अगर कोई कभी इस जगह में घुसता है और बैरियर तोड़ता है तो ये साबित होगा कि उसकी ताकत काफी मजबूत है। अगर तुम आर्यावर्त से हो तो हिम तलवार तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगी और तुम फिर पाषाण मानव घाटी पहुंच जाओगे। हर पत्थर के आदमी को हम दोनों ने तैयार किया था। एक बार सक्रिय होने पर वे शक्ति अधिपति स्तर की विनाशकारी शक्ति छोड़ सकते हैं। ये परीक्षा परोपकार और नैतिकता की परख करती है। जब तक कोई योग्य है, पाषाण मानव घाटी अपने आप खुल जाएगी। आर्यावर्त का नागरिक होने के नाते और परोपकार व नैतिकता की शर्तों को पूरा करने पर कोई पूरी कहानी समझने के लिए नवनाग खंडहर की गहराइयों में प्रवेश कर सकता है। और तुम्हारे पास नाग रक्षक बनने का मौका भी है। तथाकथित नाग रक्षक यही वह चीज है जो तुम्हें हमारी तरह आज से आर्यावर्त और नवनाग खंडहर की वफादारी से रक्षा करने और भविष्य की रोशनी खोजने के रास्ते पर चलते रहने के योग्य बनाती है। अगर तुम्हारी इच्छा है तो अपनी तलवार पत्थर के चबूतरे पर गाड़ दो, अगर नहीं तो अभी चले जाओ और समझो कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। ये सब कहने के बाद नीले कपड़े वाला व्यक्ति चुप रहा, रणवीर के फैसले का इंतजार करते हुए। इस पल रणवीर इतना हैरान था कि उसके चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। बिना किसी शक के तस्वीर में दिख रहे 2 लोग दक्षिण सम्राट गोविंद और उत्तर सम्राट कबीर हैं। प्रणाम गुरुवर। कुलपति मुरारी ने तुरंत सम्मान में हाथ जोड़े। प्रणाम गुरुवर। समीर नारंग, छवि और बाकी सब ने भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनके चेहरे सम्मान से भरे थे। अपने जीवन काल में एक महान पौराणिक शक्तिशालियों से मिलना एक बहुत बड़ा सम्मान है। ये दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट द्वारा छोड़ी गई एक आध्यात्मिक छाप है। ये हमसे वास्तविक समय में बात नहीं कर रही है, रणवीर ने कहा। सीधे शब्दों में कहें तो यह अनगिनत साल पहले के वीडियो टेप को देखने जैसा है। सब कुछ पहले से रिकॉर्ड किया गया था। बस इतना है कि जब दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट थे तो उन्होंने अपनी अपार शक्ति का इस्तेमाल करके एक आध्यात्मिक छाप छोड़ी थी। पत्थर के चबूतरे पर कदम रखते ही यह अपने आप प्रकट हो गई। कुलपति मुरारी ने सिर हिलाया। मैं जानता हूँ, लेकिन इस तरह उनके चेहरे देख पाना वाकई सम्मान की बात है। बिल्कुल, रणवीर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और फिर गंभीरता से हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। फिर उसने हैरान होकर कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नवनाग खंडहर वह जगह है जहां हमारे आर्यावर्त की 9 नाग नदियां मिलती हैं और यह सारी प्राण शक्ति का स्रोत भी है। प्राण शक्ति को बाहर रिसने से रोकने के लिए किसी उस्ताद ने पहले ही 9 नाग प्रतिमाएं स्थापित की थी ताकि 9 नाग नदियों की प्राण शक्ति को संघनित किया जा सके और वह बिखर न जाए। दुर्भाग्य से जब दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट आए तो उनमें से 6 ढह चुकी थीं। जब वे इस बार आए तो उन्होंने देखा कि 7 पत्थर के नाग ढह चुके थे। इससे पता चलता है कि वह दूसरा पत्थर का नाग जिसका जिक्र दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट ने किया था, जो ढहने की कगार पर था, वह भी टिक नहीं पाया। रणवीर ने मन ही मन अंदाजा लगाया कि वह अकेला पत्थर का नाग जो उस समय ढहने वाला था वही पहला पत्थर का नाग होगा जिसे उन्होंने कभी देखा था। ऊर्जा का एक विस्फोट भी हुआ था जिसने पानी का बवंडर पैदा किया। एक बार जब चीजें पूरी तरह शांत हो जाएंगी तो वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हर कोई सोचता है कि यहाँ खजाना है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि नवनाग खंडहर एक राष्ट्र की जीवन रेखा है। कोई आश्चर्य नहीं कि दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट ने हमें याद दिलाया कि नवनाग खंडहर आर्यावर्त के भविष्य से जुड़े हैं और इस भविष्य में साधना का प्रकाश भी शामिल है। कुलपति मुरारी ने आह भरी।
मेरा दिल तुरंत बहुत हल्का महसूस करने लगा। चूंकि दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट ने अनुमान लगाया था कि एक दिन कोई आएगा और उन्होंने पहले से तैयारी कर ली थी, इसलिए उन्हें अनधिकृत प्रवेश करके नियमों का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जा सकता। इसके विपरीत मुझे खुशी है कि मुझे रणवीर के साथ अंदर आने का मौका मिला, क्योंकि वह दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट द्वारा चुना गया व्यक्ति है। बधाई हो रणवीर बेटा, दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट द्वारा ली गई परीक्षा पास करने के लिए। कुलपति मुरारी ने उसे बधाई दी। मालिक को दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट ने चुना है, यह अविश्वसनीय है। हालांकि विक्रम और बाकी लोग बुरी तरह जहरीले हो गए थे, वे अपना उत्साह नहीं छिपा सके। ये हजारों साल पहले की एक पौराणिक हस्ती द्वारा चुना गया था, इसलिए इसका असाधारण महत्व है। तो मेरे हाथ में ये हिम तलवार जानबूझकर हमें यहाँ ला रही थी, रणवीर ने कहा धीरे से तलवार उठाते हुए। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जो अंदर आए वह आर्यावर्त से हो। आखिरकार नवनाग खंडहर वह जगह है जहाँ आर्यावर्त की नाग नदियाँ मिलती हैं। भले ही कुछ विरासत में मिलने वाला हो, लेकिन इसमें इस देश के लोगों को ही प्रवेश करना चाहिए। इससे वह दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट का बहुत बड़ा प्रशंसक बन गया, जो कई साल बाद भी घटनाओं की इतनी सटीक भविष्यवाणी कर सकते थे। जहां तक मेरे नैतिक रूप से सक्षम होने की बात है, तो यह शायद इसलिए है क्योंकि मैंने शीतल को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, इसीलिए पाषाण मानव घाटी खुली, रणवीर ने निष्कर्ष निकाला। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगर पाषाण मानव घाटी में प्रवेश करने वाले सभी लोग स्वार्थी और मतलबी होते, चाहे वे आर्यावर्त से हों या नहीं, अगर वे परीक्षा में असफल हो जाते तो वे सब पाषाण मानव घाटी में मारे जाते। इस तरह हम बुरे इरादे वाले सभी लोगों को मार सकते हैं। कितना खौफनाक तरीका है। हालांकि अभी भी एक बात है जो मुझे समझ नहीं आई। चूंकि मेरे हाथ में ये हिम तलवार गुप्ता परिवार से आती है, तो ये दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट के हाथों में कैसे पहुंची? रणवीर ने उलझन में पूछा। अगर ये तलवार और गुप्ता परिवार का टोकन एक ही व्यक्ति का है, तो संभवतः इनका इस्तेमाल दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट द्वारा नहीं किया जा सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि गुप्ता परिवार का टोकन और ये तलवार दो अलग अलग लोगों के हों? या टोकन के पास मिले अवशेष गुप्ता परिवार के थे ही नहीं? ये सारे सवाल रणवीर के दिमाग में घूम रहे थे। रणवीर बेटा, इन शंकाओं को अभी के लिए छोड़ दो। नज़ारा पहले ही बहुत धुंधला हो चुका है और तुम्हारे पास फैसला लेने के लिए बहुत सीमित समय है। हिचकिचाओ मत, जल्दी फैसला लो, कुलपति मुरारी ने आग्रह किया। रणवीर ने जल्दी से ऊपर देखा। मेरी आंखों के सामने का नज़ारा वाकई बहुत धुंधला हो गया था। दोनों आकृतियों ने केवल परछाइयां छोड़ी थीं, जैसे वे किसी भी पल गायब हो सकती हों। अध्याय 575 अद्वितीय विरासत। बिल्कुल, हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है। आर्यावर्त की रक्षा करना हमारा फर्ज है। जैसे ही रणवीर ने बोलना खत्म किया, उसने हिम तलवार को कसकर पकड़ा और उसे नीचे की ओर दे मारा। एक सन की आवाज के साथ हिम तलवार तुरंत पत्थर के चबूतरे में धंस गई। ठीक उसी पल रणवीर के नीचे पत्थर के चबूतरे से एक भयानक आभा अचानक फूट पड़ी। जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया हो, उसने पूरे नवनाग खंडहर को तेजी से हिला दिया। हफ हफ सन सन की आवाज के साथ तीन आलीशान पत्थर के नागों में से प्रत्येक ने अपने खुले मुंह से प्रकाश की तीन शक्तिशाली किरणें उगलीं। वे रणवीर की ओर लपकीं। हिस रणवीर ने जोर से सांस ली। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर को किसी जंगली जानवर ने टक्कर मारी हो, जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो। मालिक, विक्रम, करण और लोहित सब एक साथ चिल्ला पड़े। सब ठीक है, ये सब प्राण शक्ति है, अविश्वसनीय रूप से भरपूर प्राण शक्ति। रणवीर बेटा, तुम्हें वास्तव में एक महान अवसर मिलने वाला है, कुलपति मुरारी ने कहा। उनकी आंखें चमक रही थीं। वे भी ये देखने के लिए बहुत उत्सुक थे कि किस्मत के इस खेल के बाद रणवीर कैसे बदलेगा। प्रकाश की तीन किरणें रणवीर से टकराने के बाद विशाल प्राण शक्ति, जो अथाह आध्यात्मिक द्रव जैसी थी, उसने तुरंत उसके शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। एक संक्षिप्त झटके के बाद रणवीर ने महसूस किया कि शक्तिशाली ऊर्जा की एक लहर उसके शरीर में दौड़ रही है। ये सब प्राण शक्ति है। वह आश्चर्य से चिल्लाया। बहुत अच्छे, लगता है तुमने अपना अंतिम फैसला ले लिया है और तुम एक जिम्मेदार व्यक्ति हो। हम दोनों तुम्हें व्यर्थ में नाग रक्षक नहीं बनने देंगे और हम तुम्हारे लिए कुछ अवसर भी छोड़ेंगे। ये प्राण शक्ति तुम्हें अपनी मज्जा को शुद्ध करने और शरीर को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है। मैं तुम्हारे लिए एक आध्यात्मिक स्तर की युद्ध कला भी छोड़ रहा हूँ। महज एक आध्यात्मिक स्तर की युद्ध कला। दक्षिण सम्राट, तुम बहुत कंजूस हो, मुझे करने दो, सफेद चोले वाले व्यक्ति ने उदारता से कहा। नई पीढ़ी के नाग रक्षक, तुम्हारे साहस को देखते हुए मैं तुम्हें उत्तर सम्राट की रणआकाश विद्या छोड़ रहा हूँ, जो मेरे उत्तर सम्राट के जीवन की सबसे शक्तिशाली युद्ध कला है। स्वर्ग को चुनौती देने वाली इस तकनीक को किसी भी माध्यम से चलाया जा सकता है। इसे अच्छी तरह समझो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, स्क्रीन से अचानक प्रकाश की एक किरण फूटी और तुरंत रणवीर के माथे में समा गई।
रणवीर को अपने दिमाग में तेज दर्द महसूस हुआ और सूचनाओं का एक सैलाब तेजी से उमड़ पड़ा। ये है उत्तर सम्राट की रण आकाश विद्या। दक्षिण सम्राट, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती ज्ञान छोड़ दिया है। अब यह अनुचित होगा कि तुम अमर ग्रंथ न निकालो, है ना? उत्तर सम्राट कबीर ने जानबूझकर उकसाया। अमर ग्रंथ एक अधूरी तकनीक है, अभी तक पूरी नहीं हुई है। अगर इसे जल्दबाजी में सौंपा गया तो यह उसे गुमराह कर सकती है। दक्षिण सम्राट हिचकिचाए। अरे छोड़ो भी, यह मत कहो। मेरी राय में तुम बस कंजूसी कर रहे हो, ये सोचकर कि अमर ग्रंथ एक अनोखा कौशल है जिसे तुम बाहरी लोगों को नहीं देना चाहते। मैं कंजूस नहीं हूँ, दक्षिण सम्राट ने जल्दी से सफाई दी। खैर, तुम जानते हो कि तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इतने सालों में तुम भी इसका पता नहीं लगा पाए, फिर भी नई पीढ़ी के नाग रक्षक हमारे द्वारा बनाए गए बैरियर को पार कर सकते हैं, जो ये दर्शाता है कि वे अद्वितीय प्रतिभा हैं। अगर हम उन्हें ये तरीका सौंप दें तो शायद वे तुम्हारे लिए इसमें सुधार भी कर सकें। उत्तर सम्राट कबीर ने शांत भाव से कहा। ठीक है। दक्षिण सम्राट ने आखिरकार सिर हिलाया और फिर एक सन के साथ प्रकाश की एक किरण तेजी से रणवीर के दिमाग में घुस गई। एक तेज दर्द के साथ जानकारी का एक और सैलाब उमड़ पड़ा। नाग रक्षक, मैं तुम्हें जो सौंप रहा हूं वह है दक्षिण सम्राट का अमर ग्रंथ, जिसे मैंने अपने जीवन के काम से बनाया है। हालांकि इसमें अभी भी कुछ कमियां हैं। एहतियात के तौर पर मैंने तुम्हारे लिए एक हिस्सा निकाल लिया है। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या तुम एक अलग रास्ता बनाने के लिए दक्षिण सम्राट के अमर ग्रंथ का उपयोग कर सकते हो, ये तुम्हारी अपनी किस्मत पर निर्भर करता है। कितने कंजूस हो, ये पूरा अमर ग्रंथ भी नहीं है। उत्तर सम्राट कबीर ने तिरस्कारपूर्वक कहा। तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारी रण आकाश विद्या है? तुलना करने के लिए मेरा अमर ग्रंथ बहुत गहरा है, दक्षिण सम्राट ने चिढ़कर कहा। ठीक है, ठीक है, अगर हमारी किस्मत अच्छी रही और हम नई पीढ़ी के नाग रक्षक से मिले तो देखेंगे कि उसने किसकी तकनीक में बेहतर महारत हासिल की है। उत्तर सम्राट कबीर ने बड़े चाव से कहा। जो तुम कहो, दक्षिण सम्राट ने उदासीनता से कहा। समय कम है और हमारी आध्यात्मिक छाप ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। चलो इसे यहीं छोड़ते हैं। वैसे नाग रक्षक, चौक के एक कोने में एक पत्थर की पटिया है। हर नाग रक्षक को आज के फैसले को साबित करने के लिए उस पर खून का निशान छोड़ना होगा। अपनी छाप छोड़ना मत भूलना। शायद हम फिर कभी मिलें। दोनों ने एक साथ एक दूसरे को नमन किया। पल भर में छवि गायब हो गई। आप दोनों गुरुओं का धन्यवाद। रणवीर ने हाथ जोड़े और फिर प्राण शक्ति और दो विरासत में मिली साधना तकनीकों और युद्ध कौशल को निखारना शुरू कर दिया। दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट द्वारा छोड़े गए अंतिम कौशल हमारे मालिक को विरासत में मिले हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे मालिक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन जाएंगे? विक्रम ने उत्साह से कहा। बिना किसी शक के दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट के जीवन भर के कौशल बिल्कुल आसमान छूने वाले तरीके हैं। उनके ज्ञान का थोड़ा सा हिस्सा भी बड़ी कामयाबी दिला सकता है, कुलपति मुरारी ने कहा। हालांकि दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट काफी साधन संपन्न हैं। रणवीर के नाग रक्षक बनने के लिए सहमत होने के बाद ही उसे दो प्रमुख तकनीकें और अथाह प्राण शक्ति दी गई। अगर उसने शुरू से ही मना कर दिया होता तो ये अवसर उसकी पहुंच से बाहर होते। हाँ, समीर, नारंग, छवि, विक्रम और बाकी सब ने सिर हिलाया। सब लोग बस इंतजार करो। एक बार जब रणवीर इसे पूरी तरह से पचा लेगा तो उसके पास निश्चित रूप से तुम्हारे चेहरों से जहर खत्म करने का कोई रास्ता होगा। कुलपति मुरारी ने उन्हें तसल्ली दी। इसलिए छवि और बाकी लोग आराम करने और ठीक होने के लिए जमीन पर पालथी मारकर बैठ गए। कुलपति मुरारी और कुछ अन्य लोग जो घायल नहीं थे, उन्होंने रणवीर की पहरेदारी की। इस पल 3 नाग नदियों से फूटती हुई सर्वोच्च प्राण शक्ति आकाश से गिरती हुई दिव्य रोशनी की तरह थी, जो रणवीर पर गिर रही थी और उसे ऐसे घेर रही थी जैसे वह स्वर्ग की ओर बढ़ रहा हो। पूरा नव नाग खंडहर इस चमकदार रोशनी में लिपटा हुआ था, जैसे कोई पावन भूमि हो। प्राण शक्ति से पोषित होकर रणवीर के हाथ पैर, हड्डियां, नाड़ियां और नसें लगातार तपी और निखर रही थीं। साथ ही वह उत्तर सम्राट की रण आकाश विद्या और दक्षिण सम्राट के अमर ग्रंथ को भी समझ रहा था। समय बीतता गया, मिनट दर मिनट। 2 प्रमुख तरीकों को पूरी तरह से पचाने के बाद रणवीर ने प्राण शक्ति को सोखना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया के दौरान उसका दिमाग शून्यता और निर्वाण की स्थिति में प्रवेश करता प्रतीत हुआ। माध्यम के रूप में प्राण शक्ति का उपयोग करते हुए वे 2 प्रमुख नाग नदियों को समझते हैं। उसकी आध्यात्मिक शक्ति आकाश में निवास करती प्रतीत होती थी। एक नज़र में कोई भी देख सकता है कि ये 2 नाग नदियां अथाह सागर में गरजते हुए सुनहरे ड्रैगन की तरह हैं, जिनकी पूंछ ड्रैगन की भूमि तक फैली हुई है। जहां भी सुनहरा ड्रैगन आशीर्वाद लाता है, वहां असाधारण लोग और प्रचुर संसाधन होते हैं, जिनमें एक राजसी ड्रैगन आभा होती है जो दिव्य नाग द्वारा आशीर्वाद प्राप्त लोगों की रक्षा करती है। पहाड़ और नदियां सभी ड्रैगन की ऊर्जा से पोषित एक उमड़ती और असीम जीवन शक्ति बिखेरती हैं।
साथ ही रणवीर ने 7 अन्य नाग नदियों को भी देखा जो धरती और समुद्र में शांत पड़ी थीं, जैसे उन्होंने अपना जीवन खो दिया हो, बेजान और उदास। यह जरूर प्राण शक्ति के नुकसान के कारण होगा। जैसे ही उसने इस मामले पर विचार किया, रणवीर सच्चाई को समझने में असमर्थ था। शून्यता और निर्वाण की इस स्थिति में उसने अपने दिमाग को नियंत्रित किया। वह आकाश में खड़ा होकर पश्चिमी दुनिया को नीचे देखना चाहता था, लेकिन एक धुंधली कोहरे की परत ने उनका नजारा रोक दिया और वे कुछ भी साफ नहीं देख सके। पश्चिमी दुनिया की भूमि एक आदिम अराजकता में लिपटी हुई लग रही थी। रणवीर को नहीं पता था कि यह उसकी अपनी सीमित क्षमताओं के कारण था या पश्चिमी साधना जगत के पास स्थानीय किस्मत को ढालने के लिए विशेष तरीके थे। अध्याय 576, एक नई शुरुआत, अद्वितीय शिखर स्तर। हैं कुलपति मुरारी, जो रणवीर रायचंद की सुरक्षा में तैनात थे, अचानक चौंक उठे और उनके मुंह से एक हैरान करने वाली आवाज निकली। क्या हुआ गुरुदेव? समीर नारंग ने धीरे से पूछा। शायद मुझे कोई भ्रम हुआ है। बस एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे रणवीर। वो रुके और फिर बोले, जैसे वो साक्षात देव बन गए हों। एक ऐसी शक्ति का एहसास हुआ जो पूरी दुनिया पर राज कर सकती है। देव बन गए? समीर नारंग को गहरा झटका लगा और उसने तुरंत रणवीर की ओर देखा। दक्षिण और उत्तर सम्राट द्वारा छोड़ी गई विधियों में महारत हासिल करने के बाद और इस पवित्र ऊर्जा से अपने शरीर को शुद्ध करने के बाद, क्या वाकई रणवीर एक ही बार में देव बनने वाले हैं? कुलपति मुरारी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो खुद भी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते थे। दूसरी ओर विक्रम और बाकी लोग तो अपना दर्द भी भूल गए और उन दोनों की बातें सुनकर बेहद उत्साहित हो गए। अगर मालिक सच में देव बन जाते हैं तो आर्यावर्त में उनकी वापसी से तहलका मच जाएगा। फिर तो उनके लिए प्राचीन लोक पर धावा बोलना भी मुश्किल नहीं होगा। ... वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। 1 घंटे बाद रणवीर, जो इस वक्त शून्य और निर्वाण की अवस्था में थे, उन्हें अचानक एक विचार आया। अगले ही पल नवमंडल से उनका मन अपने मूल शरीर में लौट आया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आत्मा शरीर में वापस आती है। शिव, उनकी आंखें झटके से खुली और उनमें से एक तेज चमक बाहर निकली। उसी समय बेशुमार प्राण ऊर्जा उनके शरीर में समाने लगी और इसी के साथ उनकी साधना का स्तर अचानक अद्वितीय शिखर स्तर पर पहुंच गया। रणवीर ने कामयाबी हासिल कर ली। कुलपति मुरारी खुशी से चिल्ला उठे। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। हर कोई बेहद उत्साहित था। उनकी सांसें भारी हो रही थीं और वो सब टकटकी लगाए रणवीर को देख रहे थे। पता नहीं वो किस स्तर तक पहुंचे हैं। धड़ाम, रणवीर अचानक अपनी जगह से खड़े हो गए, जिससे पूरा नवनाग खंडहर कांप उठा, मानो कोई प्रलयकारी देवता या असुर अपनी तपस्या से जाग उठा हो। बाहर से देखने पर सैकड़ों मील के दायरे में समुद्र में हाहाकार मचा हुआ था। समुद्र की लहरें आसमान को छूने के लिए ऊपर उठीं और फिर उतनी ही तेजी से पीछे हट गईं। एक पल बाद सब कुछ शांत हो गया। बाहर पहरा दे रहे साया और रुद्रधाम के लोगों के चेहरों पर इस अजीबोगरीब घटना को देखकर खौफ साफ झलक रहा था। नवनाग खंडहर के अंदर जरूर कुछ बहुत बड़ा हुआ है। उसने तुरंत रुद्रधाम की हाईटेक कम्युनिकेशन तकनीक का इस्तेमाल करके विक्रम से संपर्क साधने की कोशिश की। कई कोशिशों के बाद विक्रम का एक छोटा सा जवाब आया। सब कुछ ठीक है, मामला थोड़ा पेचीदा था, बाद में विस्तार से बताऊंगा। संदेश मिलते ही साया ने राहत की सांस ली। शुक्र है, कोई खतरा नहीं है, जान में जान आई। सब लोग बाहर कड़ी निगरानी बनाए रखो, साया ने चिल्लाकर आदेश दिया। हालांकि स्वर्ग संस्था के लोगों को मारा जा चुका है, लेकिन कौन जानता है कि उनकी आस्तीन में और कौन से सांप छिपे हों। हमें हर पल सावधान रहना होगा। ... नवनाग खंडहर के अंदर रणवीर से निकलने वाली वो खौफनाक आभा तुरंत शांत हो गई। उन्होंने अपनी बर्फीली तलवार निकाली और पत्थर के चबूतरे की ओर सम्मान से सिर झुकाया। धन्यवाद दक्षिण सम्राट गोविंद। धन्यवाद उत्तर सम्राट कबीर। उत्तर सम्राट की युद्ध आकाश विद्या और दक्षिण सम्राट का अमर ग्रंथ दोनों ही बेहद गहरी और रहस्यमयी तकनीकें थीं। रणवीर ने अभी सिर्फ इन जानकारियों को अपने दिमाग में उतारा था, उन्हें समझने की शुरुआत भी नहीं की थी, फिर भी उन्हें इनकी अपार शक्ति का एहसास हो रहा था। मुझे वापस लौटने तक का इंतजार करना होगा, वहां मुझे अभ्यास करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। जहां तक शरीर में प्रवेश करने वाली प्राण ऊर्जा की बात है, उसने उनकी सभी नसों और एक्यूपंक्चर बिंदुओं को धोकर साफ कर दिया था। रणवीर को अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनका पुनर्जन्म हुआ हो। उन्होंने अपनी साधना तकनीक को धीरे से घुमाया और उनके हाथ में ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई। ये प्राण शक्ति का प्रवाह नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा की धारा थी, जो सीधे प्रकृति की रूहानी ताकतों से बनी थी। धरती और आकाश की यह आध्यात्मिक ऊर्जा प्राण शक्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है और यह सिर्फ यहीं मिल सकती है। रणवीर बड़बड़ाए। रणवीर, कुलपति मुरारी दौड़ते हुए पास आए और जल्दी से पूछा, आप किस स्तर तक पहुंच गए हैं? हर कोई उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देख रहा था। अद्वितीय शिखर स्तर, रणवीर ने सच सच बता दिया। सिर्फ शिखर स्तर। विक्रम थोड़ा निराश हुआ, उसे लगा था कि मालिक इसका इस्तेमाल करके युद्ध कला की अंतिम सीमा तक पहुंच जाएंगे।
तुम कुछ ज्यादा ही हवा में नहीं उड़ रहे। साधना का स्तर जितना ऊंचा होता है, आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल होता जाता है। एक छोटा सा स्तर पार करना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, रणवीर ने उसे डांटते हुए समझाया। विक्रम ने अपना सिर खुजलाया। मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मालिक की काबिलियत और आज मिले इस मौके के साथ वो और भी ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकते थे। मैंने अभी सिर्फ दक्षिण और उत्तर सम्राट द्वारा दी गई 2 बड़ी तकनीकों को अपने अंदर उतारा है। बाहरी दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा की मदद से मैं 1 घंटे के भीतर परम अद्वितीय शिखर स्तर तक पहुंच पाया, जो अपने आप में काफी बड़ी बात है, रणवीर ने कहा। तब जाकर कुलपति मुरारी और बाकी लोगों के चेहरों पर हैरानी दिखी। ये वाकई चौंकाने वाली बात है कि उन 2 बड़ी विधियों को पूरी तरह से सिद्ध किए बिना भी किसी के पास इतनी ताकत है। और सिर्फ 1 घंटे में एक स्तर पार कर लेना, इसके बारे में सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है। तभी छवि लूथरा का शरीर थोड़ा कांपा और वो तुरंत बेहोश हो गई। अरे नहीं रणवीर, लगता है छवि के शरीर में जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कुलपति मुरारी ने घबराते हुए कहा। मालिक, मुझे भी थोड़ा चक्कर आ रहा है, विक्रम ने भी कहा। उत्साह कम होने के बाद अब हर कोई थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। रुको, रणवीर ने जल्दी से कहा और फिर आसपास कुछ ढूंढने लगे। कुछ ही पलों बाद उन्हें चौक के एक कोने में कुछ समुद्री जीव मिले। यह मूंगे के गुच्छे जैसा दिख रहा था, लेकिन इसका रंग खून जैसा लाल था। रक्त प्रवाल, प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों में दर्ज एक दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटी, जो केवल गहरे समुद्र में पाई जाती है। नए युग की शुरुआत के बाद से तो ये गायब ही हो गई थी। यहाँ ये मौजूद हैं, रणवीर उत्साह से चिल्लाए। उन्होंने तुरंत कई रक्त प्रवाल तोड़े और उन्हें सभी में बांट दिया और घायलों को इसे खाने के लिए कहा। रक्त प्रवाल खाते ही छवि, विक्रम और बाकी लोगों के शरीर पर छाया कालापन तेजी से गायब होने लगा और उनकी त्वचा धीरे धीरे अपने सामान्य रंग में लौटने लगी। रणवीर ने हर किसी की नब्ज देखी, उनकी अंदरूनी हालत को बारीकी से समझा और फिर संजीवनी विद्या का इस्तेमाल करके उनके शरीर के कुछ बिंदुओं पर सुइयां लगाईं। बस कुछ ही पलों बाद पफ पफ पफ, छवि और बाकी सभी ने मुंह भरकर गहरे काले बदबूदार खून की उल्टी की। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। छवि ने भी अपनी आंखें खोल लीं। कैसा महसूस हो रहा है? रणवीर ने पूछा। मुझे बस थोड़ी कमजोरी लग रही है, लेकिन और कोई तकलीफ नहीं है, छवि ने अपनी हालत जांचने के बाद कहा। यह अच्छी बात है, रणवीर हल्का सा मुस्कुराए। फिर विक्रम और बाकी लोगों से पूछा, तुम सब कैसे हो? मालिक, हम बिल्कुल ठीक हैं, विक्रम और बाकी लोगों ने रिपोर्ट दी। उनकी ताकत काफी हद तक वापस आ चुकी थी। लगता है जहर काट दिया गया है। रणवीर ने आखिरकार राहत की सांस ली और एक एक करके चांदी की सुइयां वापस रख लीं। जब मैं दोबारा उन कमबख्त जीवों से मिलूंगा तो उन सबको मार डालूंगा और बारबेक्यू के लिए वापस ले आऊंगा, विक्रम ने कड़वाहट से कहा। यह सुनकर सब जोर से हंस पड़े। वो चीज कांटों से ढकी है और बेहद जहरीली है, उसका स्वाद शायद बहुत अच्छा नहीं होगा, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो हम उनकी खाल उधेड़ लेंगे और उससे कवच बनाएंगे। विक्रम हार मानने को तैयार नहीं था। ठीक है, वो मिले या न मिले ये तो बात की बात है। चलो पहले इस जगह की अच्छे से जांच कर लेते हैं, रणवीर ने कहा। ठीक है, विक्रम ने सिर हिलाया और फिर सबके साथ आसपास की खोजबीन में लग गया। यहाँ आने के बाद से दक्षिण और उत्तर सम्राट ने जो कुछ बताया उसके अलावा मैंने अभी तक पूरी तलाशी नहीं ली है। रणवीर किसी भी सुराग को छोड़ना नहीं चाहते थे। अध्याय 577। आज से मैं हूं इस नाग का रक्षक। जब सब लोग आसपास खोजबीन कर रहे थे, रणवीर ने कुलपति मुरारी को वो सब बताया जो उन्होंने शून्य निर्वाण की अवस्था में महसूस किया था। आप धरती पर लिपटी हुई 9 नाग नसों को देख सकते हैं। उनमें से 7 बेजान हैं, जबकि बाकी 2 सुनहरी रोशनी से चमक रही हैं। ये बात पूरी तरह साबित करती है कि यहाँ 9 दिव्य नाग हैं। 7 अपनी चमक खो चुके हैं और अब सिर्फ आखिरी 2 पत्थर के नाग ही शान से खड़े हैं। यह अनुभव वाकई अद्भुत है, कुलपति मुरारी ने हैरत से कहा। आप जिस शून्य निर्वाण अवस्था में पहुंचे थे वह योद्धाओं के लिए बेहद दुर्लभ स्थिति है। आमतौर पर इस अवस्था में बहुत बड़े लाभ मिलते हैं। मैंने पहले कभी सिर्फ इसके बारे में सुना था और यह पहली बार है जब मैं इसका सामना कर रहा हूं। आप वाकई एक बेमिसाल प्रतिभा हैं, उन्होंने खुलकर रणवीर की तारीफ की। रणवीर ने सिर हिलाया। ये सब दक्षिण और उत्तर सम्राट द्वारा छोड़े गए मौकों की वजह से है, वरना मैं उस अवस्था में नहीं पहुंच पाता। हालांकि जब मैंने अपनी रूहानी ताकत से शून्य में ऊपर नीचे देखा तो मुझे पता चला कि बची हुई 2 नाग नसें भी खत्म होने की कगार पर हैं। मुझे डर है कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा कुछ दशकों में या शायद अगले कुछ सालों में ही पूरी तरह गायब हो जाएगी। इसलिए हमें जल्दबाजी करनी होगी और कोई समाधान निकालना होगा, वरना तब तक नवनाग खंडहर सचमुच एक बंजर जमीन बन जाएगा। आपका क्या इरादा है? कुलपति मुरारी ने पूछा। दक्षिण और उत्तर सम्राट द्वारा छोड़े गए शब्दों को देखकर लगता है कि वे दोनों प्राचीन लोग गए थे।
वहां उन्हें कोई समाधान मिला या नहीं, या उन्होंने क्या अनुभव किया, हम कुछ नहीं जानते। इसलिए जब मौका मिलेगा मुझे भी प्राचीन लोक जाना चाहिए, शायद वहां कुछ पता चले। रणवीर ने योजना बनाई। ठीक है, कुलपति मुरारी ने सिर हिलाया। वैसे गुरुदेव, जब मैं थोड़ी देर पहले शून्य निर्वाण की अवस्था में था तो मुझे कुछ अजीब लगा। रणवीर ने पश्चिमी दुनिया की ओर देखा, लेकिन एक धुंधले से माहौल ने उनका रास्ता रोक दिया और वो कुछ देख नहीं पाए। फिर उन्होंने कुलपति की राय मांगी। हालांकि कुलपति मुरारी का साधना स्तर रणवीर जितना ऊंचा नहीं था, लेकिन उनका अनुभव और ज्ञान रणवीर से कहीं ज्यादा था। अगर आपकी क्षमताएं कम होती तो आप आर्यावर्त की पूरी सीमा को नहीं देख पाते। या तो पश्चिमी दुनिया में नागनसों की किस्मत नहीं है, या फिर वो असाधारण रूप से शक्तिशाली है, आपकी मौजूदा समझ से भी परे। एक और संभावना है, क्योंकि आपने आर्यावर्त की नागनस ऊर्जा को समझ लिया है, इसलिए आप दूसरे देशों को नहीं देख पा रहे। कुलपति मुरारी ने विश्लेषण किया, लेकिन कोई पक्का जवाब नहीं दे सके। हालांकि इसने रणवीर के लिए कुछ नए विचारों के दरवाजे खोल दिए। लेकिन हम अब दोबारा शून्यता की अवस्था में नहीं जा सकते, वरना हम फिर से कोशिश कर सकते थे। तभी सभी ने इलाके की तलाशी पूरी कर ली और रणवीर के पास लौट आए। मालिक, कुछ नहीं मिला, विक्रम ने झुककर कहा। मालिक, हमें चौक के एक कोने में एक पत्थर की पटिया मिली है जिस पर खून के कई धब्बे हैं। शीतल ने रिपोर्ट दी। खून के निशान। ये सुनते ही सबके चेहरे का रंग बदल गया, उन्हें किसी अपशगुन का एहसास हुआ। मैं तो इसके बारे में लगभग भूल ही गया था, रणवीर ने अचानक कहा। घबराओ मत, सब मेरे पीछे आओ। इतना कहकर उन्होंने शीतल को रास्ता दिखाने के लिए कहा और जल्द ही वे एक पत्थर की पटिया के पास पहुंच गए। ये 10 मीटर ऊंची थी, बेहद आलीशान, जैसे कोई रक्षक देवता हो। यह जेड पत्थर जैसी थी और इसकी बनावट बहुत चिकनी थी। इस पत्थर पर खून के 3 धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। एक खून का धब्बा सबसे ऊपर है और निशानों को देखकर लगता है कि यह बहुत पुराने समय का है। बाकी 2 खून के धब्बे नीचे अगल बगल हैं और उनका रंग थोड़ा साफ है। चाहे ये जेड पत्थर की खासियत हो या कुछ और, तीनों खून के निशान भले ही थोड़े धुंधले दिख रहे हों, लेकिन उनमें अभी भी खून की लाली बरकरार थी। इस पर खून के धब्बे कैसे? ये किसने लगाए? इसका क्या मतलब है? हर कोई संदेह से भरा हुआ था। सभी की निगाहें रणवीर पर टिक गईं। उन्होंने अभी सबको घबराने के लिए मना किया था, क्या उन्हें इसकी वजह पता है? रणवीर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक अपनी तलवार से अपनी उंगली काट ली और तुरंत खून बहने लगा। यह क्या? सब एकदम सन्न रह गए। रणवीर ने अपनी उंगली पत्थर की पटिया पर दबा दी और उन 3 खूनी निशानों के नीचे एक नया खूनी निशान छप गया। इस पल से मैं नाग का तीसरी पीढ़ी का रक्षक हूँ, रणवीर ने गंभीरता से कहा। रणवीर, ये खून के निशान क्या हैं? कुलपति मुरारी ने पूछा। सबसे ऊपर वाला खून का निशान शायद इन 9 नागों को बनाने वाले का है। नीचे के 2 हथेली के निशान दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट के हैं। जो कोई भी नाग की रक्षा करता है उसे अपना निशान यहाँ छोड़ना पड़ता है, ये साबित करने के लिए कि उसने एक वादा किया है, रणवीर ने बताया। तो ये बात है। सब तुरंत समझ गए। चारों खूनी निशानों को देखकर उन सब की आंखों में सम्मान था। नाग रक्षकों की पहली पीढ़ी के अलावा पिछले हजारों सालों में सिर्फ दक्षिण सम्राट, उत्तर सम्राट और आप ही नाग रक्षक बने हैं। कुलपति मुरारी थोड़े हैरान थे। यहाँ बहुत से लोग आते हैं, लेकिन बहुत कम ही अंदर आ पाते हैं। मुझे लगता है कि वे शायद शर्तों को पूरा नहीं करते। दक्षिण और उत्तर सम्राट सफल हो पाए तो उन्होंने उस समय जरूर कुछ परीक्षाओं का सामना किया होगा, रणवीर ने कहा। यह मुमकिन है कि दक्षिण और उत्तर सम्राट ने जिन चुनौतियों का सामना किया था वो मेरे अनुभव से भी ज्यादा कठिन रही हो। आखिर वे पहली पीढ़ी के नाग रक्षकों द्वारा छोड़ी गई थीं। ये सच है, कुलपति मुरारी ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उन्होंने जिज्ञासा से पूछा, मैं सच में नहीं जानता कि नाग रक्षकों की पहली पीढ़ी कौन थी। उन्होंने कोई नाम नहीं छोड़ा, सिर्फ एक खून की मुहर, अपनी बात साबित करने और पूरे आर्यावर्त के लिए चुपचाप काम करने के लिए। अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस सब की पूरी जांच करूंगा, रणवीर ने कहा। अब जब हम इस जगह के बारे में सब कुछ जानते हैं और यह पक्का है कि कोई अंदर नहीं आया है, तो हम जा सकते हैं। सबने सहमति में सिर हिलाया। जाने से पहले रणवीर ने अपनी नई हासिल की हुई आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल उन 2 दिव्य नागों को ताकत देने के लिए किया, ताकि वे लंबे समय तक टिके रहें। मालिक, क्या हम उन सभी रक्त प्रवालों को अपने साथ ले चलें? विक्रम ने पूछा। हम उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। रक्त प्रवाल को बहुत खास माहौल की जरूरत होती है। एक बार इसे इस समुद्री पानी से बाहर निकाला गया तो ये तुरंत सड़ जाएगा, रणवीर ने बताया। ये सुनकर सबको थोड़ा अफसोस हुआ, आखिर वह रक्त प्रवाल एक दुर्लभ और कीमती खजाना था। लेकिन चूंकि ये चीजें नवनाग खंडहर की थीं, इसलिए उन पर यही का हक था। इसके अलावा कोई यहाँ खजाना खोजने नहीं आया था, इसलिए किसी ने ज्यादा नहीं सोचा। समूह जल्दी से नवनाग खंडहर से बाहर निकला और उसी रास्ते से वापस लौट गया।
जब वे सबसे बाहरी किनारे पर पहुंचे तो पहला पत्थर का नाग ऊर्जा छोड़ना बंद कर चुका था और अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई असली नाग बुढ़ापे से मर रहा हो। हर कोई थोड़ा भावुक हो गया। 1000 साल में बहुत कुछ बदल सकता है, यहाँ तक कि नागनस, जो आर्यावर्त के भविष्य का प्रतीक है, वह भी मुरझा गई है। मैं सभी नागनसों को जरूर फिर से बहाल करूंगा और इस पवित्र ऊर्जा को आर्यावर्त के कोने कोने तक पहुंचाऊंगा। रणवीर ने दृढ़ता से कहा। चलो चलें। एक इशारे पर सब चल पड़े। जल्द ही सब समुद्र की सतह पर आ गए। बाहर की दुनिया शांत हो चुकी थी और नाग के मुरझाने के बाद बवंडर गायब हो गया था। काले बादल और तूफानी हवाएं बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गईं। सूरज की रोशनी नीचे बिखर गई, जिससे कभी खौफनाक दिखने वाला समुद्र अब एक नर्म चमक बिखेर रहा था, जो लोगों को गर्मी का एहसास दिला रहा था। मालिक, साया तुरंत उड़कर पास आया। क्या कुछ अजीब दिखा? रणवीर ने पूछा। मालिक, सब कुछ सामान्य है, साया ने हाथ जोड़कर कहा। यह अच्छी बात है। मेरा आदेश सुनो, रुद्रधाम की सबसे बेहतरीन सेना को 24 घंटे नवनाग खंडहर की सुरक्षा के लिए भेजो। अगर कुछ भी हो तो मुझे तुरंत खबर करना, रणवीर ने निर्देश दिया। जी, साया ने तुरंत सिर हिलाया। नवनाग खंडहर की बुनियादी समस्या अभी हल नहीं हुई है, इसलिए हमें इस जगह की अच्छी तरह हिफाजत करनी होगी और किसी भी दुर्घटना को होने से रोकना होगा। अध्याय 578, सीधे 5 बड़ी ताकतों के दरवाजे पर। अपने निर्देश देने के बाद रणवीर और उनका समूह उस क्षेत्र से निकल गया। हालांकि नवनाग खंडहर की इस यात्रा में स्वर्ग संस्था का एक न्यायाधीश और दर्जनों शक्ति ब्रह्मस्तर के विशेषज्ञ मारे गए थे। यहाँ तक कि खुद रणवीर को नवनाग खंडहर के भीतर दक्षिण और उत्तर सम्राट की विरासत मिली थी। लेकिन रणवीर के चेहरे पर अभी भी गंभीरता छाई हुई थी। अब से वो न केवल रुद्रधाम के मालिक होंगे, बल्कि उनकी एक नई पहचान भी होगी, नागरक्षक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखा पहाड़ उनके कंधों पर आ गिरा हो। वो अच्छी तरह जानते थे कि नवनाग खंडहर की मौजूदा हालत को देखते हुए वो शायद नागों के आखिरी रक्षक हों। अगर आर्यावर्त की नागनसों को बहाल नहीं किया गया तो बचे हुए 2 पत्थर के नाग ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। एक बार नागनसें पीछे हट गईं और आध्यात्मिक ऊर्जा गायब हो गई तो फिर बहुत देर हो जाएगी। इन रहस्यों के अलावा इस बार नवनाग खंडहर से जो ठोस चीजें मिली वो थी गुप्ता परिवार का टोकन और गुप्ता परिवार की बर्फीली तलवार। इन दोनों चीजों के बारे में अभी भी कुछ राज ऐसे हैं जो नहीं खुले हैं। किसी दिन गुप्ता परिवार के किसी व्यक्ति से मिलने पर हम इनका पता लगा लेंगे। कुलपति मुरारी का चेहरा भी बहुत गंभीर था। नवनाग खंडहर की यात्रा के दौरान उन्हें बहुत सी ऐसी बातें पता चली जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। पवित्र आश्रम के दीन होने के नाते उन्हें आर्यावर्त की बहुत परवाह है, फिर भी वो खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। गुरुदेव और रणवीर भाई, चिंता मत कीजिए। दक्षिण और उत्तर सम्राट 1000 साल पहले नवनाग खंडहर में गए थे और तब से लापता हैं। इस समस्या का अभी तक कोई हल नहीं निकला है। इसका मतलब है कि इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। इसके अलावा ये तथ्य कि आखिरी 2 पत्थर के नाग 1000 साल बाद भी खड़े हैं, इसका मतलब है कि पतन में समय लगेगा। हमारे पास समस्या को हल करने के लिए अभी काफी वक्त है, छवि ने सबकी चुप्पी देखकर कहा। छवि सही कह रही है रणवीर, ज्यादा परेशान मत होइए। मुझे विश्वास है कि इसे हल करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। कुलपति मुरारी ने सिर हिलाया। मैं सिर्फ नवनाग खंडहर के बारे में ही नहीं, बल्कि स्वर्ग संस्था के बारे में भी सोच रहा हूँ, रणवीर ने कहा। रणवीर, क्या आप स्वर्ग संस्था के साथ छेड़छाड़ करने की योजना बना रहे हैं? कुलपति मुरारी ने भारी आवाज में पूछा। हमें कदम तो उठाना ही होगा, लेकिन सही समय अभी तय नहीं है, रणवीर ने कहा। मालिक, स्वर्ग संस्था के लोग हमारी आर्यावर्त की ताकतों के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं। उनकी नज़र हमारे आर्यावर्त की नागनस भूमि पर है। हम उन्हें जल्द से जल्द कुचल क्यों नहीं देते? विक्रम ने गुस्से में कहा। स्वर्ग संस्था की ताकतें बहुत रहस्यमयी हैं, हम उनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानते। 4 ज्ञात न्यायाधीशों में से एक के पास बेमिसाल साधना थी और वो अपने साथ 50 शक्ति ब्रह्मस्तर के विशेषज्ञों को लाया था। बाकी 3 न्यायाधीश भी उतने ही खतरनाक होंगे। इसके अलावा वहाँ स्वर्ग स्वामी है, जिसकी साधना का स्तर कल्पना से परे है। और ये पक्का नहीं है कि स्वर्ग संस्था के पास कोई और छिपी हुई ताकत है या नहीं। दुश्मन को पूरी तरह समझे बिना कदम उठाना खुदकुशी करने जैसा होगा। रणवीर की इन बातों के बाद विक्रम और बाकी लोग चुप हो गए। ऐसा पहली बार हुआ है जब मालिक किसी गुट को लेकर इतने सतर्क हैं। लेकिन ये सच है, वे स्वर्ग संस्था के बारे में बहुत कम जानते हैं। इसके अलावा स्वर्ग संस्था बहुत शक्तिशाली है। भले ही मालिक परम अद्वितीय शिखर स्तर तक पहुंच जाएं, फिर भी वो केवल एक न्यायाधीश के बराबर हैं। स्वर्ग संस्था के साथ सीधे युद्ध छेड़ना बेहद जोखिम भरा होगा। मालिक अब आर्यावर्त के भविष्य की जिम्मेदारी उठाते हैं, इसलिए कोई भी गलती या दुर्घटना बर्दाश्त नहीं की जा सकती।
ज्यादा उतावले मत हो। जैसा मैंने कहा, स्वर्ग संस्था देर सवेर नष्ट होगी और इसे धरती से पूरी तरह मिटा दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं। हालांकि हम पहले से तैयारी शुरू कर सकते हैं, रणवीर ने कहा। हालांकि आर्यावर्त के नागनस मुद्दे को सुलझाना स्वर्ग संस्था के मुद्दे को सुलझाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन यह एक लंबी योजना है। स्वर्ग संस्था को नष्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, विक्रम और बाकी सब ने सिर हिलाया। रणवीर, चाहे नागनस के मुद्दे को सुलझाना हो या स्वर्ग संस्था के खिलाफ युद्ध छेड़ना हो, अगर आपको किसी भी मदद की जरूरत हो तो बस कह देना। पवित्र आश्रम पूरी मदद करेगा, कुलपति मुरारी ने वादा किया। अग्रिम धन्यवाद गुरुदेव, रणवीर ने हाथ जोड़कर कहा। 2 घंटे बाद हेलीकॉप्टर पवित्र आश्रम पहुंच गया। रणवीर और उनका समूह पहले कुलपति मुरारी और उनके 2 शिष्यों को वापस लाया। रणवीर, क्या आप अंदर आकर बैठना चाहेंगे? कुलपति मुरारी ने न्योता दिया। नहीं, 5 बड़ी ताकतों की मुख्य सेनाओं का सफाया हो चुका है, लेकिन संप्रदाय की नींव अभी भी बरकरार है। मुझे तुरंत अपने आदमियों को लेकर उन 5 बड़ी ताकतों को कुचलना होगा। रणवीर ने कहा, ठीक है, मैं अभी जाकर यह खबर फैला देता हूँ ताकि साधना लोग को पता चले कि 5 बड़ी ताकतों ने स्वर्ग संस्था के साथ मिलकर हमारे पवित्र आश्रम के खिलाफ साजिश रची और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कुलपति मुरारी ने तुरंत कहा, तो फिर आपको तकलीफ होगी गुरुदेव। सब कुछ निपटाने के बाद मैं आपसे फिर मिलूंगा। इतना कहने के बाद रणवीर ने तुरंत आदेश दिया, विक्रम चलो, मुझे उन 5 बड़ी ताकतों के पास ले चलो। जी, विक्रम ने तुरंत सिर हिलाया। धड़धड़ाते हुए हेलीकॉप्टर पल भर में आसमान में उड़ गया। सिर्फ आधे घंटे बाद हेलीकॉप्टर सत्य योद्धा संप्रदाय पहुंच गया, जो पवित्र आश्रम के सबसे करीब था। ये ताकत पहाड़ों में स्थित है, जहां का माहौल बेहद खूबसूरत है और इसके हजारों शिष्य हैं। हेलीकॉप्टर सीधे सत्य योद्धा संप्रदाय के चौक पर उतरा। पल भर में सत्य योद्धा संप्रदाय के हर हिस्से से दर्जनों लोग दौड़ते हुए बाहर आए और हेलीकॉप्टर को घेर लिया। तुम कौन हो? सत्य योद्धा संप्रदाय में आने की वजह? एक बुजुर्ग ने सवाल किया। उसका चेहरा सख्त था। रणवीर रायचंद। हेलीकॉप्टर के अंदर से अचानक एक ठंडी चीख गूंजी, जिससे पूरा सत्य योद्धा संप्रदाय हिल गया। रणवीर रायचंद, ये नाम सुनते ही वहां मौजूद हर किसी की सांस अटक गई। उनके चेहरों पर खौफ छा गया। कुछ दिन पहले लोग रणवीर से इतना नहीं डरते थे, लेकिन आज बात अलग है। हमारे संप्रदाय प्रमुख, एक बुजुर्ग हिचकिचाए कुछ कहना चाहते थे लेकिन रुक गए। पवित्र आश्रम गए हैं, बाकी 4 बड़ी ताकतों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रचने, है न? रणवीर ने केबिन से बाहर निकलते हुए कहा। धड़ाम, पल भर में पत्थर की पटिया चकनाचूर हो गई और एक शक्तिशाली आभा चारों दिशाओं में फैल गई। तुम्हें कैसे पता चला? बुजुर्ग ने पूछा। वो पूरी तरह हैरान थे। सबका चेहरा मुर्दे जैसा पीला पड़ गया। न केवल रणवीर की आभा से, बल्कि उसकी बातों से भी उन्हें झटका लगा था। अगर तुम 5 बड़ी ताकतों के मकसद को जानते हो तो तुम यहाँ क्यों आए हो? छोड़ो, मुझे कैसे पता चला? आज मैं तुम्हारे सत्य योद्धा संप्रदाय को मिट्टी में मिलाने आया हूँ। जैसे ही रणवीर की बात खत्म हुई, उन्होंने एक लंबी दहाड़ लगाई। रुद्रधाम छाया संप्रदाय, सभी सदस्य, मेरा आदेश सुनो। इस जगह को नेस्तनाबूद कर दो। शू शू शू। पल भर में चारों दिशाओं से अनगिनत आकृतियां प्रकट हुईं और सत्य योद्धा संप्रदाय में घुस गईं। वे सब छाया संप्रदाय और रुद्रधाम के सदस्य हैं, जिनकी संख्या कई 100 है। उन सब का नेतृत्व 2 छाया आकृतियां, शीतल और हिमानी, और 2 नाग राजा, करण और लोहित कर रहे थे। नवनाग खंडहर से लौटने और आर्यावर्त की धरती पर कदम रखने के बाद रणवीर ने चुपके से सबको सत्य योद्धा संप्रदाय पर उनका इंतजार करने का निर्देश दिया था। कुलपति मुरारी और उनके 2 शिष्यों को वापस भेजने के बाद रणवीर और विक्रम उनसे मिलने आ गए। असल में शीतल और हिमानी की संयुक्त शक्ति से वे आसानी से सत्य योद्धा संप्रदाय को कुचल सकते थे, लेकिन रणवीर को डर था कि इस ताकत के पास कोई और गुप्त हथियार न हो, इसलिए उन्होंने हमला करने का आदेश देने से पहले अपने आने का इंतजार किया। मालिक, मैं भी जा रहा हूँ, विक्रम चिल्लाया और फिर अपने सामने वाले व्यक्ति की ओर झपट पड़ा। अध्याय 579। एक ही दिन में 5 बड़ी ताकतों का सफाया। इस तरह कुल मिलाकर 3 नाग राजा और 2 छाया रक्षक थे, यानी कुल 5 शक्ति देव स्तर के महायोद्धा। दर्जनों छाया संप्रदाय के शिष्यों और सैकड़ों रुद्रधाम के सदस्यों के साथ मिलकर उन्होंने सत्य योद्धा संप्रदाय को मिटाने का अभियान छेड़ दिया। जहां तक साया की बात है, रणवीर ने उसे नवनाग खंडहर की रखवाली के लिए कुछ लोगों को तैनात करने को कहा था, इसलिए वो उनके साथ वापस नहीं आया। वरना अगर एक और नाग राजा लड़ाई में शामिल हो जाता तो सत्य योद्धा संप्रदाय के लिए टिक पाना और भी नामुमकिन हो जाता। हिस्सिस। हवा से प्रकट हुए लोगों के झुंड को देखकर सत्य योद्धा संप्रदाय के सदस्यों की सांसें थम गईं। छाया संप्रदाय और रुद्रधाम रणवीर के नाम के तहत 2 बड़ी ताकतें हैं।
उसने वास्तव में सत्य योद्धा संप्रदाय पर हमला करने के लिए एक पूरी फौज खड़ी कर दी। ये तो कल्पना से भी परे है। रणवीर, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम जानते हो कि हमारे सत्य योद्धा संप्रदाय का इतिहास क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ हमला करने की? सिर्फ 5 संप्रदायों और 7 कुलों में से एक, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने प्राचीन कुलों को मिटाने की हिम्मत की है, तो मुझे तुम्हारे सत्य योद्धा संप्रदाय की परवाह क्यों होगी? रणवीर ने हिकारत से कहा। हर कोई सन रह गया। इतिहास में शायद ये पहली बार था जब किसी ने 5 संप्रदायों और 7 कुलों को इतनी तुच्छता से देखा हो। रणवीर, तुम बहुत घमंडी हो। हमारे संप्रदाय प्रमुख तुम्हें सजा देने पवित्र आश्रम गए हैं। हालांकि हमें नहीं पता कि तुम यहाँ कैसे आए, लेकिन जब हमारे प्रमुख वापस आएंगे तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उनकी साधना तुमसे कम नहीं है। सत्य योद्धा संप्रदाय का बुजुर्ग जोर से चिल्लाया, रणवीर को डराने की उम्मीद में। कुएं के मेढक, तुम्हारे संप्रदाय प्रमुख जोरावर सिंह को हमारे मालिक से अपनी तुलना करने का क्या हक है? वैसे भी तुम उसे वापस आते देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। वो पवित्र आश्रम में हमारे मालिक के हाथों मारा जा चुका है। इससे पहले कि रणवीर कुछ बोलते, विक्रम अचानक दहाड़ा और फिर एक हथेली से बुजुर्ग पर वार कर दिया। धड़ाम, एक जोरदार दबी हुई आवाज के साथ बुजुर्ग बुरी तरह पीछे जा गिरा। हवा में खून के छींटे उड़ गए, लेकिन अपनी चोटों को नजरअंदाज करते हुए उसने विक्रम को सदमे में देखा। तुमने क्या कहा? हमारे प्रमुख मारे गए। साफ साफ कहूं तो 5 बड़ी ताकतों के प्रमुख हमारे मालिक के हाथों मारे जा चुके हैं। वरना तुम्हें क्या लगता है हम अचानक यहाँ क्यों आते? विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा, और एक कदम के साथ वो पल भर में बुजुर्ग के सामने पहुंच गया। एक चौड़ी तलवार हाथ में लिए उसने हवा में वार किया। तलवार की ऊर्जा सनसनाती हुई गुजरी। 5 बड़ी ताकतों के प्रमुख मर चुके हैं। हे भगवान! बुजुर्ग सन रह गया और अपना बचाव करना पूरी तरह भूल गया। खचक, अगले ही सेकंड तलवार गिरी और उस आदमी का काम तमाम हो गया। अज्ञानी! विक्रम ने ताना मारा, फिर मुड़ा और दूसरों पर टूट पड़ा। इस पल शीतल और हिमानी ने अपने अपने विशेष कौशल का प्रदर्शन किया, और जहां भी वे गईं, कोई उन्हें रोक नहीं सका। पफ पफ पफ, न तो बुजुर्ग और न ही आम शिष्य इसका सामना कर सके। इंसानों के सिर हर तरफ उड़ रहे थे और जमीन पर खून की नदियां बह रही थीं। करण और लोहित ने भी भीड़ में जबरदस्त हमला बोल दिया। उनकी दिव्य स्तर की साधना के आगे कोई टिक नहीं पा रहा था। रणवीर पूरे नजारे का जायजा ले रहे थे। सत्य योद्धा संप्रदाय के सभी सदस्यों में से केवल कुछ ही बुजुर्ग शक्ति देव स्तर के थे, ज्यादातर शक्ति राजा स्तर या अंतरशक्ति स्तर के थे। असली ताकतवर बुजुर्ग तो पवित्र आश्रम ले जाए गए थे और वे सब उनके हाथों मारे गए। सत्य योद्धा संप्रदाय की मौजूदा ताकत के साथ इसका नष्ट होना बस वक्त की बात है। रणवीर हेलीकॉप्टर के सामने खड़े हो गए और चुपचाप एक सिगरेट जला ली। वो सिगरेट पीते हुए हालात पर कड़ी नजर रख रहे थे। लड़ाई 10 मिनट से ज्यादा चली, जब तक कि आखिरी आदमी नहीं मारा गया। सत्य योद्धा संप्रदाय के हजारों सदस्य खून में लथपथ पड़े थे और जमीन लाशों से पट गई थी। एक भी जिंदा नहीं बचा। इस जगह की तलाशी लो, रणवीर ने आदेश दिया। अब जब सत्य योद्धा संप्रदाय नष्ट हो चुका था, तो यहाँ सब कुछ युद्ध की लूट थी और इसे साथ न ले जाने का कोई कारण नहीं था। अगले कुछ मिनटों में रुद्रधाम और छाया संप्रदाय के लोगों ने सत्य योद्धा संप्रदाय की फिर से तलाशी ली और सभी साधना संसाधनों को अपने कब्जे में ले लिया, जैसे कि जड़ी बूटियां और साधना तकनीकें। रणवीर को पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो 5 बड़ी ताकतों को पूरी तरह खत्म करने के बाद सारी दौलत दान कर देंगे। चलो अगला पड़ाव। रणवीर ने अपनी सिगरेट बुझाई और फिर हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। उनके जाने के बाद आधिकारिक तौर पर यह घोषित हो गया कि सत्य योद्धा संप्रदाय नष्ट हो चुका है। ... आधे घंटे बाद रणवीर शुद्ध सूर्य संप्रदाय पहुंचे। बिना किसी फालतू बातचीत के उन्होंने सीधा आदेश जारी किया, इस जगह को मिट्टी में मिला दो, किसी को जिंदा मत छोड़ना। पूरा छाया संप्रदाय और रुद्रधाम पल भर में कत्लेआम में जुट गया। इन संप्रदायों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके नेता और बुजुर्गों का एक समूह पवित्र आश्रम में पहले ही मारा जा चुका है। इसलिए रणवीर को अपने आदमियों के साथ हमला करते देख वे सब बेहद खौफजदा थे। सत्य योद्धा संप्रदाय से भी बुरा हाल हुआ। आधे घंटे बाद शुद्ध सूर्य संप्रदाय का हर एक व्यक्ति मारा गया। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके नेता और अन्य लोग कई घंटे पहले पवित्र आश्रम में मर चुके थे। अगला पड़ाव। रणवीर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे। ... अगले 2 घंटों में वे लगातार मिश्र मूल संप्रदाय, योद्धा द्वार और रहस्य द्वार गए। आखिरी पड़ाव तक रहस्य द्वार को समतल करने के बाद इस तरह 5 संप्रदायों और 7 स्कूलों में से 5 बड़ी ताकतें आर्यावर्त से गायब हो गईं। सारे पैसे दान कर दो और सभी साधना संसाधनों को वापस दिल्ली ले आओ। निर्देश देने के बाद रणवीर ने विक्रम से खुद को घर ले जाने के लिए कहा।
वे दिल्ली पहुंचे भी नहीं थे कि 5 बड़ी ताकतों के सफाई की खबर जंगल की आग की तरह पूरी साधना दुनिया में फैल गई। यह 1 लाख परमाणु बमों के विस्फोट से कम नहीं था, जिसने भारी उथल पुथल मचा दी। 5 संप्रदाय और 7 स्कूल आर्यावर्त की साधना दुनिया की रीढ़ हैं और उनकी प्रतिष्ठा 6 महान प्राचीन कुलों से कम नहीं है। एक ही दिन में 5 बड़ी ताकतों का सफाया हो गया, ये चौंकाने वाला था। यह एक ही दिन में 2 प्राचीन कुलों राजपूत और शर्मा के अचानक सफाये से पैदा हुए झटकों के बराबर था। आखिर यह चाल किसने चली? किसी के पास 5 बड़ी ताकतों को मिटाने की शक्ति कैसे हो सकती है? साधना लोक के लोग हैरान और गुस्से में थे। ये बहुत हो गया। ऐसी कौन सी गहरी दुश्मनी हो सकती है जो 5 बड़ी ताकतों के विनाश और सबके कत्लेआम की वजह बने? एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा। जैसे ही कई लोग गुस्से से आग बबूला हो रहे थे, पवित्र आश्रम ने तुरंत एक संदेश जारी किया। 5 बड़ी ताकतों ने स्वर्ग संस्था के साथ सांठगांठ की, पवित्र आश्रम के खिलाफ साजिश रची और रणवीर रायचंद की हत्या करने की कोशिश की। ये संदेश ढेर सारी जानकारियों के साथ आया, जिसने शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। इस खबर ने एक बार फिर आर्यावर्त के साधना जगत में हलचल मचा दी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 5 बड़ी ताकतें स्वर्ग संस्था के साथ मिल जाएंगी, न केवल पवित्र आश्रम के खिलाफ साजिश रचेंगी बल्कि रणवीर को मारने की कोशिश भी करेंगी। तभी तो 5 बड़ी ताकतों पर विनाश का कहर टूटा, क्योंकि उन्होंने रणवीर रायचंद को उकसाने की जुर्रत की। इस बिंदु पर सब कुछ लगभग साफ हो गया था। जिसने 5 बड़ी ताकतों को नष्ट किया वह कोई और नहीं बल्कि रणवीर थे। पल भर में कई लोग जो पहले गुस्से से भरे थे, उनका गुस्सा गायब हो गया। 5 बड़ी ताकतें अपनी मौत खुद बुला रही थीं। उनमें रणवीर को मारने की हिम्मत तो थी, लेकिन वे जाकर स्वर्ग संस्था से मिल गए। स्वर्ग संस्था पश्चिम की प्रमुख शक्ति है और उसकी वफादारी आर्यावर्त के साथ नहीं है। इसके अलावा हाल के वर्षों में स्वर्ग संस्था के लोगों का आर्यावर्त के साथ कुछ मनमुटाव भी रहा है। कई साल पहले स्वर्ग संस्था के लोगों ने दिव्य ज्योति आश्रम की नेता गायत्री देवी पर हमला किया था ताकि वे एक खास खजाना हासिल कर सकें। उन्होंने गायत्री देवी की हत्या करने के लिए घिनौने तरीके भी अपनाए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। अफवाहें हैं कि कुछ समय पहले उनका निधन हो गया। ऐसी ताकत आर्यावर्त के साधना जगत की दुश्मन है। 5 बड़ी ताकतें स्थानीय साधना जगत का मुख्य आधार होने के नाते दुश्मन के साथ सांठगांठ करने के बराबर हैं। उन्होंने खुद पर रणवीर का कहर दावत दी। लगभग तुरंत ही सबने अपना गुस्सा 5 बड़ी ताकतों की ओर मोड़ दिया और वे सब आग बबूला हो गए। अगर रणवीर ने पहले ही उनका सफाया न किया होता तो वे लोग खुद 5 बड़ी ताकतों पर धावा बोल देते। अध्याय 580 एकांतवास। दिल्ली के पूर्वी इलाके में रणवीर को घर वापस आए 1 दिन हो चुका था और उन्हें बाहरी दुनिया में मची उथल पुथल के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। मैं आह भरे बिना नहीं रह सका। शुक्र है पवित्र आश्रम की कुछ साख है, वरना मेरे लिए नागनस के मुद्दे को सुलझाना बेकार होता। चूंकि पवित्र आश्रम की घोषणा असरदार रही, इसलिए 5 बड़ी ताकतों के विनाश के मामले को खत्म माना जा सकता है। नफरत के अलावा किसी को भी 5 बड़ी ताकतों के पक्ष में खड़े होने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, वरना इसका मतलब होगा आर्यावर्त के साधना जगत का दुश्मन बनना। रणवीर, क्या तुम्हें लगता है कि कई साल पहले हमारा आर्यावर्त आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था? आंगन में अनन्या शर्मा एक कुर्सी पर बैठी थी और उन्होंने अपने पास बैठे रणवीर से पूछा। रणवीर के वापस आने के बाद उन्होंने उसे नवनाग खंडहर में अपने अनुभव के बारे में सब कुछ बताया था। उन दोनों के बीच एक छोटी लकड़ी की मेज थी जिस पर दूध वाली चाय के 2 कप रखे थे। फुर्सत के पलों का आनंद लेते हुए रूही आंगन में रेत के ढेर में मगन होकर खेल रही थी। शायद जब 9 नागनसें अपने चरम पर थीं तो उमड़ती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन वो दौर बहुत पुराना रहा होगा, रणवीर ने कहा। रणवीर, तुमने एक बार बताया था कि जो लोग सबसे पहले प्राचीन लोग गए थे वे एक उच्च स्तर की तलाश में थे और गलती से उस जगह को खोज लिया। तुमने कहा था कि क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा कम हो गई है, इसलिए आर्यावर्त की धरती अब साधना के लिए उपयुक्त नहीं रही, तो वे लोग साधना के लिए सही जगह खोजने हर जगह गए और आखिरकार प्राचीन लोग को पाया। अनन्या ने अनुमान लगाया। रणवीर की आंखें तुरंत चमक उठी। अनन्या, तुमने मुझे याद दिला दिया कि जिस समय नाग रक्षकों की पहली पीढ़ी ने 9 नागों के संगम पर 9 दिव्य नागों का निर्माण किया था और जिस समय साधकों का सबसे पहला जत्था प्राचीन लोग गया था, वो शायद एक ही दौर में हुआ होगा। इसके अलावा दक्षिण और उत्तर सम्राट ने खुद कहा था कि वे समाधान खोजने के लिए प्राचीन लोग गए थे, जो इस बात को और पुख्ता करता है कि प्राचीन लोक में भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा है। क्या यही वजह है कि प्राचीन लोगों के साधक इतने शक्तिशाली होते हैं? लेकिन फिर शाकाल, जिसे मैंने बर्फीले रहस्यमयी लोक में मारा, इंद्रप्रस्थ के स्टेट गार्ड का मुखिया अगस्त्य और तलवार शैली का नंबर 1 प्रतिभाशाली हेमंत, जिसे मैंने कुछ समय पहले दिल्ली में मारा, और उनके 2 बुजुर्ग, उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा में महारत हासिल क्यों नहीं की? रणवीर ने उलझन में पूछा।
भले ही उसने उस समय कोई आध्यात्मिक ऊर्जा न सोखी हो, लेकिन वो दूसरे पक्ष पर किसी भी आध्यात्मिक ऊर्जा की हलचल को पहचानने में नाकाम नहीं रहता। रणवीर, मुझे शक है कि प्राचीन लोक में आध्यात्मिक ऊर्जा बेहद दुर्लभ है, इसलिए यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आम लोग नियंत्रित कर सके, अनन्या ने कहा। मुमकिन है, रणवीर ने सिर हिलाया। जब मुझे मौका मिलेगा मैं प्राचीन लोक जाऊंगा और सब कुछ पता लगाऊंगा। तुम पहले स्वर्ग संस्था को नष्ट करना चाहते हो? अनन्या जानती थी कि वो क्या सोच रहा है। हाँ, रणवीर ने सिर हिलाया। स्वर्ग संस्था एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा है और उसके पास 2 बड़ी तकनीकें भी हैं। मुझे प्राचीन लोक में चैन से जाने से पहले उन्हें नष्ट करना ही होगा। नवनाग खंडहर की लड़ाई के बाद मुझे लगता है कि स्वर्ग संस्था का अंत अब दूर नहीं है, रणवीर ने मन ही मन सोचा। हालांकि नवनाग खंडहर के अलावा अभी भी 2 चीजें मेरे दिमाग पर बोझ बनी हुई हैं जिन्हें मुझे सुलझाना है। एक तो राशि छोटी मछली को ढूंढना है और दूसरी बात उस मणि को ढूंढना है जो तुम्हारे दादाजी वापस लाए थे, है न? अनन्या ने कहा। रणवीर मुस्कुराए। तुम तो मेरे मन की बात जान लेती हो। हालांकि उसने जल्दी से अपनी मुस्कान छिपा ली। हमें काल सागर से लौटे हुए काफी समय हो गया है और अभी तक राशि का कुछ पता नहीं चला। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। अनन्या ने जल्दी से उसका मुंह बंद कर दिया। बकवास मत करो। वैसे भी मुझे यकीन है कि राशि ठीक होगी। शायद हमें जल्द ही कोई खबर मिले, या शायद जब तुम राशि को ढूंढोगे तो वो मणि भी उसी के पास होगी। तब तुम्हारे दिमाग की दोनों उलझनें सुलझ जाएंगी। रणवीर जानता था कि अनन्या उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रही है। इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया। हर इंसान के जीवन में कोई न कोई मकसद होना चाहिए। ... अगले कुछ दिनों में 5 बड़ी ताकतों के विनाश से मची उथल-पुथल आर्यावर्त के भीतर फैलती रही। स्वर्ग संस्था भी सुर्खियों में आ गई। पिछले कुछ दिनों में रणवीर ने विक्रम को घरेलू हालात पर नजर रखने के साथ साथ स्वर्ग संस्था में क्या हो रहा है इस पर भी नजर रखने के लिए कहा है। उन्होंने नवनाग खंडहर में एक न्यायाधीश और दर्जनों शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों को खो दिया और उनकी योजना भी विफल हो गई। वे निश्चित रूप से इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। रणवीर नहीं चाहते कि स्वर्ग संस्था फिलहाल पूर्ण युद्ध शुरू करे, लेकिन वो इस संभावना से इनकार नहीं करते कि दूसरा पक्ष पहल करेगा। भले ही वो न चाहें, उन्हें लड़ना तो पड़ेगा ही। 5 दिन बाद विक्रम रिपोर्ट देने आया। मालिक, 5 बड़ी ताकतों के विनाश से मची उथल पुथल धीरे धीरे शांत हो गई है और स्वर्ग संस्था ने बिल्कुल भी आवाज नहीं की है। तमस न्यायाधीश दर्जनों विशेषज्ञों के साथ मारा गया, लेकिन ये खबर अभी तक नहीं फैली है। हालांकि स्वर्ग द्वीप पर 3 कुलीन परिवारों को मिटाने के बाद आपने पश्चिमी साधना जगत में जो गुस्सा भरा था वह जारी है। कई पश्चिमी ताकतें और योद्धा ऑनलाइन शोर मचा रहे हैं, कह रहे हैं कि वे हमारे आर्यावर्त के योद्धाओं को सबक सिखाना चाहते हैं और अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाना चाहते हैं। लगता है स्वर्ग संस्था अभी हमारे साथ युद्ध करने की योजना नहीं बना रही है, वरना वे जानकारी को नियंत्रित नहीं करते, रणवीर ने मन ही मन सोचा। फिर उसने आदेश दिया, चूंकि स्वर्ग संस्था कोई चाल नहीं चल रही है तो अभी शांत मत बैठो, बस उन पर नजर रखो। जहां तक उन लोगों की बात है जो आर्यावर्त आकर हमारी प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं, उन्हें आने दो, बशर्ते उन्हें मौत से डर न लगता हो। जी, विक्रम ने जवाब दिया। इसके बाद रणवीर ने साया से नवनाग खंडहर की सुरक्षा के बारे में पूछा। मालिक, मैंने रुद्रधाम के कई सदस्यों को नवनाग खंडहर की सुरक्षा के लिए तैनात किया है और मैंने हर समय निगरानी के लिए सैटेलाइट भी लगा रखे हैं। मैं किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को पास नहीं आने दूंगा। ये सुनकर रणवीर को राहत मिली। नवनाग खंडहर को किसी भी दुश्मन द्वारा नष्ट नहीं होने दिया जा सकता, वरना आर्यावर्त की नागनस पूरी तरह मिट जाएगी, जिसके भयानक परिणाम होंगे। अगले 2 दिनों में रणवीर शंकर काका से मिलने गए। रणवीर शंकर काका की उस दरियादिली को कभी नहीं भूल सकते जब उन्होंने उसकी जान बचाई थी। बीमारी से उबरने के बाद से शंकर काका की साधना दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है और वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। जब रणवीर इस बार उनसे मिलने आए तो उन्होंने उन्हें कई मार्शल आर्ट तकनीकें दी जो सभी उन्हें युद्ध में मिली लूट थीं। रणवीर के लिए ये कोई खास नहीं थी, लेकिन शंकर काका जैसे स्तर के योद्धा के लिए ये एक अनमोल खजाना थी, जिससे वो बेहद उत्साहित हो गए। शंकर काका से विदा लेने के बाद रणवीर घर लौट आए और अपना एकांतवास शुरू कर दिया। उन्हें उत्तर सम्राट की युद्ध आकाश विद्या और दक्षिण सम्राट का अमर ग्रंथ, इन 2 बड़ी तकनीकों का गहराई से अध्ययन करना है। उस समय नवनाग खंडहर में मैं केवल 2 बड़े धर्म द्वारों की जानकारी को समझ रहा था। 5 बड़ी ताकतों को नष्ट करके लौटने के बाद रणवीर ने अपना सारा समय अनन्या और रूही के साथ बिताया। इसके अलावा वह बाहरी स्थिति पर भी नजर रख रहे थे। अगर घरेलू साधना जगत में कोई असामान्य हलचल होती या अगर स्वर्ग संस्था कोई चाल चलती तो रणवीर के एकांतवास में खलल पड़ता। इसलिए सब कुछ शांत होने के बाद ही मैंने इन 2 बड़ी विधियों का अध्ययन करने के लिए एकांतवास में जाने पर विचार किया।
अनन्या, मुझे दक्षिण और उत्तर सम्राट द्वारा छोड़े गए धर्म को समझने के लिए कुछ दिनों के लिए एकांतवास में जाना होगा। सबका अभिवादन करने के बाद रणवीर स्टडी रूम में चले गए। इस पल से जैसे दुनिया से नाता टूट गया हो। इस हिस्से को सुनते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे कहानी ने अचानक सांस लेना बंद कर दिया हो और फिर एक नई भारी सांस के साथ आगे बढ़ी हो। रणवीर का शिखर तक पहुंचना मुझे जीत से ज़्यादा जिम्मेदारी जैसा लगा। ताकत यहाँ उत्सव नहीं है, बोझ है। खासकर जब वह नाग रक्षक बनता है तो मुझे महसूस हुआ कि अब वो सिर्फ दुश्मनों से नहीं, समय से भी लड़ रहा है। एक ही दिन में 5 बड़ी ताकतों का अंत। बाहर से यह विजय लगती है, लेकिन अंदर कहीं यह संकेत भी है कि शांति अभी भी बहुत दूर है। और अब यह एकांतवास, मुझे लगता है यह तैयारी है, आराम नहीं। जैसे तूफान से पहले की लंबी खामोशी। आपके हिसाब से रणवीर का यह एकांत उसे अगली लड़ाई के लिए मजबूत करेगा या उसे और अकेला बना देगा? आप भी अपनी राय कमेंट्स में बताना ना भूलें। जैसा मैं अपनी बताता हूँ, आप भी अपना कुछ तो बताया करो, तभी जब भी तो मज़ा आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।